हेलो हेलो हेलो, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, हेलो 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 एवरीवन, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून, लव यू ऑल लव यू ऑल लव यू ऑल। हाँ आ जाओ भैया क्लास में, ए मेरे एंटरप्रेन्योर आइए आइए आइए। हाँ हाँ, कंपनी में सैलरी तो उठा ही रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए तो क्या ही बुरा। ठीक है। हाँ, लाखों में कमाने के बाद भी ये एक एक रुपए बचा के जो कंपनी से चुराने का जो मजा है ना, वो कहीं नहीं है भाई साहब। कंपनी की फ्री चाय पी के जो सुड़ुक के मार के जाते हैं हम, ग्रीन टी भाई साहब खुद कर लेंगे तो 10 रुपए का पैकेट पड़ेगा, कंपनी का चुरा के यहीं से जाते हैं घर पे। अपने भी पीते हैं, पापा को भी पिलाते हैं। वेरी गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आई होप आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही होगी। जल्दी से मेरे एंटरप्रेन्योर एक बात थम्स अप कर दीजिए। यस। हाँ, अरे कहां गए? हाँ, यस यस। और क्या, आप लोगों को भी स्कूल में भाई साहब हजारों की फीस दी है, लेकिन जैसे आप लैब में जाते हैं, वो जो छोटी मोटी चीजें चुराने में और तोड़ने में जो मजा, टेस्ट ट्यूब चुरा लिए हैं, कभी डस्टर चुरा लिए, चौक चुरा लिए, मिलना जा रहा कुछ है नहीं उससे, लेकिन जो मजा है आप सभी लोग जानते होंगे उसका। हाँ, तो वैसे ही फीलिंग अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। घर पे खुद से ग्रीन टी लेने में भैया बहुत महंगा पड़ता है, यहाँ पे दबा के पी रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही कम करना। यस। हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यस, लिटमस पेपर चुरा चुरा के बच्चे लाते हैं। वैसे देखा जाए तो बच्चों के अंदर ये तो बहुत रहता है स्टार्टिंग में, अरे लिटमस पेपर, घर जाके चेक करूंगा पीएच किसका ज्यादा है। चुरा लिए, क्लास में इधर उधर फेंक फाक के बराबर कर दे, कम स्कूल का भी नुकसान अपना भी। हाँ यस, सुकून है। हाँ, सुकून है। यस, लिटमस पेपर भाई साहब, इनको ऐसा लगता है पैसे वसूलने का यही तरीका है स्कूल में, समझ तो कुछ आ नहीं रहा है, कम से कम यहां से चोरी कर ली जाए। यस। और मैं कल ऐसी सोच रहा था कि हम जब छोटे होते थे ना, तो ऐसा बचपन में आप लोगों ने सबसे प्रचंड रूप की चोरी कब करनी सीखी है? कोई बता सकता है? स्कूल डेज में। ठीक है, स्कूल डेज में आप सभी लोगों ने सबसे ज्यादा, जो मुझे ऐसा लगता है फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस, आप सबसे ज्यादा चोरी कब करना सीखे? सच बताना, कब? हाँ, हमारे स्कूल बच्चों को चोर बना रहे हैं, जो हमको फील हो रहा। सबसे ज्यादा आपने चोरी करी होगी, मैं लिटरली बताता हूं, जब आप पहले पेंसिल से लिखा करते थे। याद करिए, एक समय था फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इन सब क्लासेस में आप पेंसिल से लिखा करते थे, और जैसे ही आप पहली बार पेन, अगली, आपको पता लगा अच्छा अगली क्लास से हमको पेन चाहिए, ठीक है, तो पेन वाला जब मार्केट स्टार्ट हुआ आप सभी लोगों का, तब भाई साहब मैंने पर्सनली देखा है बच्चों को दह दनादन चोरी करते हुए। उनको चाहिए कि हमारे पास एक बाल पेन हो, एक जेल पेन हो, एक पार्कर पेन हो, एक इंक पेन हो, है ना। कभी अपने दोस्त का चुरा रहे हैं, घर पे ले जा रहे हैं, छुपा दे रहे हैं, 10 दिन बाद वापस लेके आ रहे हैं, उसी पेन से लिख रहे हैं अपने दोस्त के सामने, है ना। हाँ, ये जो पेन है ना, बच्चों को लिखने का जो मन है, मुझे लगता है सबसे ज्यादा चोरी, अभी कोई लड़कियां भी इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, लड़कियों को कम मत आना भाई साहब, वो भी बहुत चुराती है। ठीक है, हाँ, अपने दोस्तों का ऐसे टेबल पे पेन पड़ा है, धीरे धीरे धीरे, और भाई साहब लंच पीरियड में स्ट्रेटेजी बना लेते हैं कि भाई साहब ये 6th पीरियड में हल्का सा ढीला पड़ता है इंसान, 6th पीरियड के बाद ही इसको चुरा लूंगा। और धीरे धीरे पेन पे हल्का हल्का हाथ मार रहे, वो नीचे गिर गया, लात मार के साइड कर दिया, फिर अचानक से चुपके से बैग में कहीं छुपा लिया, और 4 दिन तक उसके साथ, अरे भाई तेरा पेन चोरी हो गया यार, बड़ा दुख हो रहा है, क्लास में कोई ना कोई तो चोर है। आपका जो दोस्त ऐसे बोले वही चोर है। हाँ, आप लोग करें। हाँ, मुझे पता, पेन तो चोरी आप लोगों ने किया ही है, आई नो दैट। ठीक है, घर वाले एक पेन का पैसा दे रहे हैं आपके, और घर वाले भी चेक करते थे कभी कभार, पेंसिल बॉक्स खोलते थे, देखते थे अरे ये 6 पेन कहां से आए, तो आप कहते अपने दोस्त से मांग के लाए हो। मांग के नहीं बेटे, चोरी करके लाए हो तुम। ठीक है, हाँ, ये जो तुम सोचते हो ना तुम बहुत बड़े मनी हाइस्ट प्रोफेसर बन रहे हो, बेटा सबको दिख रहा होता है, दह दनादन सब चोट्टे भरे पड़े। कभी पेंसिल चुरा रहे हैं, कभी रबड़ मतलब इनका लेवल देखो बच्चों का।
ठीक है, इनको नहीं चाहिए करोड़ों रुपए, ना ना ना, इनको बस पेंसिल, रबड़, शार्पनर। यस, तो मेरा नाम है राजवंत सिंह और मैं आप सभी का स्वागत, अरे भाई साहब आगे गिर जाए, स्वागत करता हूं अर्जुना जेई बैच में। और आज हमें करना है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स लेक्चर नंबर 5 हमारे पास। क्लियर? यस, आ जाओ आ जाओ। हाँ, कईयों ने तो बॉक्स ही चुरा कुछ भाई साहब, अब देखो क्या है ना, जब स्कूल में पूछते हैं ना भाई आपने कभी चोरी की है, ना ना ना, हमसे ईमानदार तो इस धरती पे कोई हुआ ही नहीं है। हाँ, और अब जब शक्ल नहीं दिख रही है, कोई पकड़ में नहीं आ रहा, सब बता रहे मैंने पेंसिल चुराई, मैंने कॉपी चुराई, है ना। अरे हम तुम्हें नस नस से वाकिफ हैं, अपने अंटर पंटर से, सब बताने पर आए तो सब चोटे निकले। ठीक है, तो आज मेरे अंटर पंटर क्या करने वाले हैं, आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात करेंगे। और वर्कबुक कल आपको डीपीपी मिल गई थी, ठीक है, वो डीपीपी आज आपको ट्राई करनी है और वर्कबुक भी आज आपको लगानी है। ठीक है, तो चलिए बेटा, लास्ट क्लास का जरा जल्दी से एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने ऑल्दो ज्यादा क्वेश्चंस करे, लेकिन कंसेप्ट्स हमारे पास क्या थे, सारे बच्चे दिल बनाना, ये सारी चीजें रिकॉल करने के लिए हम लोगों ने स्टार्ट किया था लेक्चर नंबर हमारे पास 4। अगर आप लेक्चर नंबर 4 की बात करें तो सॉलिड एंगल के बारे में हम लोगों ने बात करी थी। याद करिए, सॉलिड एंगल हमारे पास एक कोन के अंदर का एंगल होता है। सर कितनी चीजें याद रखनी, बस इतनी ही कि किसी भी कोन के यहां पर जो आपका 3 डायमेंशनल एंगल है, दिस 3D एंगल इज योर सॉलिड एंगल। इसको हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं। अगर इस कोन का रेडियस r है और इस कोन के ऊपर ये वाला जो एरिया है दिस इज ए, तो इसको हम लोग निकालते थे a/r² से। इसकी यूनिट हमारे पास होती थी बेटा टी रेडियंस। दिल बनाना इस बात पर, ठीक है, कॉपी खोलनी नहीं चाहिए, बस दिमाग में चलना चाहिए। अगर मेरे को कंप्लीट स्फेयर का सॉलिड एंगल चाहिए तो सॉलिड एंगल ऑफ कंप्लीट स्फेयर की अगर आप बात करें तो ये आता था बेटा 4π रेडियंस। ठीक है, और अगर आपका एक हेमीस्फेयर का सॉलिड एंगल चाहिए, हेमीस्फेयर का, ठीक है, हेमीस्फेयर का अगर आपको सॉलिड एंगल चाहिए तो ये आता था 2π रेडियंस। क्लियर है क्या? दिल बनाइए इस बात पर, वेरी गुड। अब सीरियसली करना बेटा, ठीक है, तो ये हम लोगों ने सॉलिड एंगल की बात करी थी। अब कुछ बच्चे जो नए जुड़े होंगे वो कहेंगे सर ये क्या होता है, तो आपको प्रीवियस क्लासेस देखनी पड़ेंगी। सर इसका क्या 11th क्लास में यूज है, मैं अभी बता देता हूं, नहीं भी याद करोगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लास 12th में ये अगेन आएगा। ठीक है, तो हम लोग दोबारा से इसके बारे में और डिटेल्ड वे में बात करेंगे और इसके ऊपर बहुत अच्छे सवाल भी, आपको एडवांस लेवल के सवाल भी आपसे लगवाए जाएंगे। अब कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स पर आए थे। देखो भाई, हम लोग कभी भी एक एक्सपेरिमेंटल डेटा, अगर आपने एक एक्सपेरिमेंटल रीडिंग ले ली, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल अगर आपने एक रीडिंग ले ली तो वो रीडिंग हमेशा n इंटू यू के फॉर्म में रहेगी। n क्या होता था आपका मैग्नीट्यूड, u होता था आपका यूनिट। ये हमेशा एक बार रीडिंग लेने के बाद फिक्स्ड हो जाती है। फिक्स्ड होना का मतलब जैसे 1 मीटर मैंने कहा था इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, आप डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन 1 मीटर ही रहना चाहिए। तो इसके हम लोगों ने कुछ ग्राफ बनाए थे बेटा। अगर आप n और u का ग्राफ बनाएंगे तो याद रखना, जब यूनिट बड़ी होगी तो वैल्यू कम होगी, तो ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ बनता है। और n और u का, अगर आप n u का ग्राफ बनाए n से और u से, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये कभी चेंज नहीं करती, ऐसा ग्राफ रहता है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसके बारे में हम लोगों ने बात करी थी। फिर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे, आप सभी लोगों को क्वेश्चंस को रिवाइज करना है। ये क्वेश्चंस अभी और आएंगे, डायमेंशनल एनालिसिस यूज करके भी उसकी एक एप्लीकेशन है कन्वर्जन करने का, तो वहां पर फिर से हम लोग और करेंगे, तो आप टेंशन मत लेना। कुछ इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन थे। अब बात आती है डायमेंशंस। हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज थी 7। कौन कौन सी? मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड इल्यूमिनेस इंटेंसिटी। यस, तो हम लोग इन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को किन से रिप्रेजेंट करते हैं? MLT, AK, MOL, NCD से। क्लियर? डायमेंशंस क्या होती हैं? दीज आर पावर्स टू विच फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, आज बहुत सारी चीजें याद कराऊंगा, पूरा कंसेंट्रेशन होना चाहिए। पावर्स टू विच फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर रेज्ड
टू रिप्रेजेंट फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर? यस। आप फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को ऐसी क्या पावर दें कि वो एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करे, इसको हम कहते हैं अपना डायमेंशन फॉर्मूला। क्लियर? ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। थोड़ा बहुत भी याद आ रहा है? मोर देन सफिशिएंट है मेरे लिए, मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, अब हम लोग इसको और डिटेल्ड में आज बात करेंगे। क्लियर? इसको लिखना नहीं है। केमिस्ट्री में जो बच्चे मोल्स, MOL, इसको मोल्स कहते हैं, ठीक है, मस्सा नहीं बच्चे कहे हैं मास, लेंथ, टाइम, करंट। मस्सा कहां से आ गया? ये हमारे सर वाला मस्सा भी फंडामेंटल यूनिट है बेटा, लपड़ मार देंगे। वो अंग्रेजी वाला मोल नहीं है भाई साहब, ये केमिस्ट्री वाला मोल है। अभी निखिल सर आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा रहे हैं, उसके बाद आपका मोल्स वाला चैप्टर आएगा। ठीक है, ये मोल्स बेटा मस्सा नहीं होता कोई कहे हाँ मास समझ आया, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, हाँ ठीक है, ये भी थोड़ा अच्छा है। सर मस्सा कहां से आ गया बीच में? भैया मस्सा वस्सा नहीं है, मोल्स केमिस्ट्री में एक यूनिट आएगी। ठीक है, हाँ ज्यादा अंग्रेजी मत घुसाड़िएगा। ठीक है, अब आती है बात हमारे पास। ठीक है, लास्ट क्लास में एक होमवर्क दिया था। ठीक है, लास्ट क्लास में एक होमवर्क का हम लोगों को डिस्कशन करना है। सारे बच्चे जरा सोच के बताइए कि आपका इसमें क्या जवाब आया। DPP 2 में जो आपको दिक्कतें आई हैं, आप आज की क्लास में कमेंट डाउन करना, इनको मैं अलग से आपको दे दूंगा। वैसे फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा, सारी वीडियोस मैं ही सॉल्व करके दे रहा हूं। DPP 2 में जितने भी आपके क्वेश्चन गलत हुए, जब वीडियो सोल्यूशन अच्छा मैं ही दे रहा हूं तो दोबारा क्यों करूंगा? बट मैं तुम्हें क्लास में बता दूंगा कहां कहां आपसे गलती हो, आप बताना आपकी कहां दिक्कत आ रही है। ठीक है, यस, आइए चलिए देखते हैं। देखो भाई, Which of the following set of physical quantities can be considered? अब अंग्रेजी नहीं लगेगा, यहां टाटा फिश। कैन बी, होते नहीं है लेकिन लिए जा सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ कह रहा है एज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो सर इसका कंसेप्ट क्या होता है ऐसे सवालों में? कंसेप्ट आपको याद रखना है, मेन चीज तो यही है। देखो यार, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं विच कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अदर क्वांटिटी, cannot be expressed in terms of other physical quantity। उनको हम फंडामेंटल कहते हैं। सर हमारे लिए तो फंडामेंटल मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और इल्यूमिनेस इंटेंसिटी ये होते हैं। मैंने कहा यस, ये पूरी दुनिया मानती है। लेकिन अगर ये कह रहे हैं कि क्या हम किसी और सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज को ले सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। इन्होंने कहा कि मास, फोर्स, एक्सेलरेशन। मैंने कहा चलो मास को मैं फंडामेंटल मान लूं, एक्सेलरेशन को मैं फंडामेंटल मान लूं, क्योंकि एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है, ये मास नहीं है, केजी नहीं है। तो ये अलग चीज हो गई, ये अलग चीज हो गई। लेकिन आप देखिए जो ये फोर्स है, फोर्स का फॉर्मूला होता था m इंटू ए। ये एक्सेलरेशन और मास दोनों से मिलके ही बना है, तो ये तो डिराइव्ड हो गया। और अगर ये डिराइव्ड हो गया तो इस पूरे को मैं फंडामेंटल तो नहीं मान सकता। ये फंडामेंटल ले लो, अगर ये ले लो तो ये तो उससे डिराइव हो रहा है, तो इसको मैं फंडामेंटल नहीं मान सकता। पावर, टाइम, एनर्जी। मैंने देखा यार पावर की अगर आप बात करें तो पावर का फॉर्मूला एक्चुअली में एनर्जी अपॉन टाइम है। एनर्जी अपॉन टाइम है, मतलब ये टाइम और एनर्जी मिल करके पावर बना सकते हैं, तो ये भी हमारे पास नहीं होगा, ये डिराइव्ड हो गया। ठीक है, टॉर्क, वेलोसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी। अभी कईयों को रिलेशन नहीं पता, पहले दूसरा ऑप्शन देखो। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मिलके वर्क को डिफाइन कर सकते हैं। वर्क का फॉर्मूला आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अगर मैं इन दोनों को फंडामेंटल ले लूं तो ये वाली क्वांटिटी बेटा आपकी डिराइव्ड क्वांटिटी हो जाएगी, तो ये भी आपका पॉसिबल नहीं है। वेरी गुड, लव यू बेटा। कई सारे बच्चों ने सी ऑप्शन या थर्ड ऑप्शन के बारे में बात करी, टॉर्क, वेलोसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी। अब कुछ बच्चे क्या कहते हैं ना सर, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ
एम वी का स्क्वायर। अब मैं आप सभी लोगों से डाउट पूछूंगा, ठीक है? क्या अगर मैं वेलोसिटी, कई बच्चों को यह डाउट होता है सर वेलोसिटी तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में है, तो काइनेटिक एनर्जी इज डिराइव्ड क्वांटिटी। सोच के बताइए क्या ये लॉजिकली बन रहा है? वेलोसिटी को अगर मैं फंडामेंटल ले रहा हूं तो काइनेटिक एनर्जी इससे डिराइव हुई है। सोच के बताइए क्या ये सही है? सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने इस स्टेटमेंट का जवाब सोचना स्टार्ट करा तभी आपको लॉजिक समझ आएगा। मैंने कहा अगर मेरे पास वेलोसिटी फंडामेंटल है तो काइनेटिक एनर्जी उससे डिराइव्ड है। कुछ बच्चे बोलेंगे यस, अरे पागल इंसान, अब सवाल सुन जरा, मास है 2 kg, बता काइनेटिक एनर्जी, या मैंने कहा वेलोसिटी एक बॉडी की है 2 मीटर पर सेकेंड, चल अब बता काइनेटिक एनर्जी बता दे सॉल्व करके, बता। जो बच्चे यस बोल रहे हैं पागल इंसान, भाई काइनेटिक एनर्जी तू सिर्फ वेलोसिटी से कैसे निकाल देगा? नो डाउट, नो डाउट आपकी ये बात सही है कि सर काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में हाफ mv स्क्वायर आता है, वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी चाहिए। मैंने कहा हां, लेकिन बेटा मास भी तो चाहिए ना। जब तक तेरे पास मास और वेलोसिटी नहीं होंगे तब तक तू काइनेटिक एनर्जी नहीं निकाल सकता। दैट मींस इकलौती वेलोसिटी सीधे काइनेटिक एनर्जी को बनाने में या बताने में सक्षम नहीं है। क्या अब समझ आया? काइनेटिक एनर्जी में कुछ बच्चे कहते हैं सर काइनेटिक एनर्जी में तो वेलोसिटी आ रहा है ना, तो ये तो डिराइव्ड हो गया। अरे भाई यहां पर अगर मास होता तब मैं कहता काइनेटिक, ये पूरे सेट में काइनेटिक एनर्जी डिराइव्ड है। क्यों? क्योंकि मास और वेलोसिटी मिल करके काइनेटिक एनर्जी को समझा सकते हैं, सिर्फ वेलोसिटी अकेले काइनेटिक एनर्जी को नहीं समझा सकता। जिनको ये इस पे डाउट है समझ लो, वेलोसिटी दे दूं काइनेटिक एनर्जी निकाल के दिखा दो, मैं मान जाऊं। आप खुद बोलोगे सर मास कितना है, मास नहीं दोगे तो मैं सॉल्व कैसे करूंगा? तो जब तुम्हें यहां पर दिक्कत आ रही है तो यहां पर तुम कैसे डिराइव्ड कह रहे हो? लॉजिकली सोचोगे तो अपने आप जवाब निकलेंगे बेटा। तो समझ जाना वेलोसिटी से काइनेटिक एनर्जी आप नहीं निकाल सकते, मास होना जरूरी था, तो ये हमारे पास लिया जा सकता है। तो कौन सा ऑप्शन आया मेरे एंटरप्रेन्योर? सी ऑप्शन इज योर आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड। सर टॉर्क होता क्या? आज हम लोग थोड़ी थोड़ी सी बातें इसके बारे में करेंगे। कुछ बच्चों को ना बहुत खुजली है वो चीज जानने के लिए जो अभी काम की नहीं है, ठीक है? तो सी ऑप्शन, लेट्स सी कौन कौन होमवर्क ढंग से करा। टॉर्क पर आ रहे कई बच्चे ना, टॉर्क पर ऐसे चिपक गए हैं, जब रोटेशन चैप्टर स्टार्ट होता है तो टॉर्क से उतना ही दूर भागते हैं। आ जाओ चच्चा आ जाओ। हाँ 60% केमिस्ट्री और मैथ्स में ही लाइए, 90% यहां नहीं आ रहा, ठीक है? आइए अब बात होती है, सबसे पहले एक बार थम्स अप कर देना जो बच्चे सीरियस है, ठीक है? सही में सिलेक्शन के लिए सीरियस है, क्योंकि यहां से ना अब इस चैप्टर का मुंह अलग टाइप का होगा, ठीक है? कौन कौन सीरियस है पहले यहां पर? अब देखो अब मैं सीरियस हो रहा हूं, ठीक है? और मैं नहीं चाहता आप इधर उधर कुछ सोचो, कंसेप्ट की बात करना, और देखना ये कितना प्योरली कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड करेगा आगे वाले क्वेश्चंस। आप सीरियस है, ठीक है? जेई मेंस के पीवाईक्यूज भी, एडवांस के पीवाईक्यूज भी हम सारे लोग करेंगे, ठीक है? अब क्योंकि आप सीरियस हैं तो अब मैं आपको बता देता हूं इसमें प्रॉब्लम क्या आती है। जो अगला पार्ट है ना, प्रॉब्लम क्या है नेक्स्ट पार्ट में, वो मैं पहले ही बता देता हूं। प्रॉब्लम ये है, स्टूडेंट के लिए ये प्रॉब्लम होती है सर फिजिकल क्वांटिटी कोई सा भी नाम रहेगा वो क्या है, क्या होता है? एग्जाम्पल जैसे अभी आप टॉर्क की बात कर रहे हो, अभी कोई बोलेगा सर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, कोई बोलेगा मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, कोई बोलेगा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होती है, ठीक है? स्टूडेंट के बाद में आती है एक प्रॉब्लम कि सर ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है, और दूसरा सर डायमेंशंस याद नहीं करी, डायमेंशंस याद नहीं। ये दो प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है? दो प्रॉब्लम्स आती है। अब इसके सॉल्यूशन सुनना, बिल्कुल प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताऊंगा। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, तो इसका एक सॉल्यूशन है कि मैं सारी फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्लेन करूं। ऑब्वियस सी बात है,
जब मैं रोटेशन पढ़ाऊंगा तो टॉर्क आपको समझाऊंगा भी और क्वेश्चन भी कराऊंगा, तब आपको एक्चुअल फील आएगी। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, जब मैं फ्रिक्शन चैप्टर पढ़ाऊंगा तब आपको और अच्छी फील आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड 12th में फील आएगी, मैग्नेटिक फील्ड 12th में फील आएगी। तो कुछ टॉपिक्स आप बस नाम जानकर भी अगर अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते, भाई मेरा टारगेट क्या है, इसकी डायमेंशन याद करना। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आप तो रटवा रहे हो, तो भाई एक काम करते हैं, क्योंकि रटना तो पड़ेगा ही थोड़ा सा, एक काम करते हैं इसको पूरा ही छोड़ देते हैं। जेई एडवांस तक में इसके सवाल आते हैं, तो हमें तो भैया सिलेक्शन चाहिए। सिलेक्शन के लिए क्या रास्ता है, कुछ चीजें अभी के लिए याद करनी पड़ेंगी, तो मेरे को सिलेक्शन चाहिए तो मैं अभी के लिए याद करूंगा। और विद सिलेबस, जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा, सर ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आप इन सारे टर्म्स को अच्छे से समझाओगे, वो मैं लूंगा। तो क्या होता है, एक सर ये है कि सारों को एक्सप्लेन करें या फिर हम लोग मेजर चीजों को एक्सप्लेन करें। मेजर एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, और जो माइनर चीजें हैं वो तरीके हम लोग देखेंगे, आपको लर्न करने पड़ेंगे। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, इसका आपको लोड नहीं लेना है। अब मान लीजिए यहां पर अभी 1 लाख बच्चे हैं, इसमें से 30% बच्चे मेरी बात मानेंगे नहीं, मैं लिटरली बता रहा हूं, और ये 30% आखिरी रैंक के 30% बनते हैं। फिर वो क्या करेंगे, नहीं यार मुझे ना डेप्थ में जाना, डेप्थ सवाल में चलेंगे ना। कोई भी जो तुम्हारे पास जेई मेंस का कोई भी सवाल आएगा ना बेटा, ठीक है, जेई मेंस का अगर आपके पास कोई भी सवाल आएगा, वो तुमसे ये नहीं पूछेगा ये ओमेगा होता क्या है, समझ, ओमेगा क्या होता है, फाई नॉट, ये नहीं पूछ रहा है। इसका सवाल सीधे पूछ रहा है इसकी डायमेंशन बता। तो वो जो चीज पूछ रहा है उसके ऊपर टारगेट कर, रेदर देन कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, हमें इससे मतलब ही नहीं अभी, ठीक है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि होता क्या है, उसके ऊपर अभी लोड नहीं लेना है। सर डायमेंशन याद कैसे करेंगे फिर, जब यही नहीं पता कि होता क्या है। हम ट्रिक्स बनाएंगे और कुछ कुछ चीजों को प्रैक्टिस से याद करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस से हम लोग याद करेंगे। तो यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं। यहां के बाद का दर्द, यहां के बाद का दर्द, जिसने 2 बार इसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लिया, थोड़ा सा लिख के मेहनत कर ली, मैं लिटरली बता रहा हूं, आप अपने ही 11वीं क्लास के बच्चों से 95% बच्चों से आगे हो जाओगे। क्योंकि आज बहुत सारे बच्चे पता क्या करते हैं, इसको बाद में याद कर लूंगा, ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। अभी जो टारगेट है हमारा, वो हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसके लिए डायमेंशन कुछ याद होनी चाहिए, वो हम लोग याद कर लेंगे। और जो नहीं हो पा रही कोई लोड नहीं है, उसको समय के साथ हम छोड़ देंगे। अभी जेई का एडवांस का पेपर नहीं है, 2 साल बाद है, तो हम समय के साथ उसको छोड़ेंगे। तो आपको प्रॉमिस ये करना है, फिजिकल क्वांटिटीज क्या है मैटर नहीं करता, हमें मेन टारगेट है उसका डायमेंशन याद होना चाहिए। अगर आपको डायमेंशन याद है, आप एडवांस के क्वेश्चन अभी लगा ले जाएंगे। हमें एडवांस के क्वेश्चन अभी लगाने हैं, ठीक है। अभी हमें अपने क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचने का टारगेट है, हमें आंसर तक चाहिए, ठीक है। सिलेक्शन का अगर यही रास्ता है तो हमें करना ही पड़ेगा। यहां से वही है, या तो छोड़ दो, डायमेंशन तो याद करनी पड़ेंगी, नहीं हो पा रही तो छोड़ दो, और अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो याद करो। एक टॉपर बच्चे का एटीट्यूड ये नहीं होगा कि सर मेरे को ना पहले सारा समझाओ तभी मैं याद करूंगा। टॉपर बच्चा कहेगा कि यार ये चीज मेरे को अभी रिक्वायरमेंट है याद करने के लिए, कर लेता हूं, बाद में समझ लूंगा। बाकी और क्वांटिटीज का लोड नहीं लेना है, जितनी हम कर रहे हैं। देखो भाई, जनरली बच्चे 10 या 15 ही याद कर पाते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपको 100+ डायमेंशंस याद कराऊं। 100+ डायमेंशंस आपको मैं याद कराने की कोशिश करूंगा। एनसीईआरटी में भी अप्रोक्सीमेटली 150-200 डायमेंशंस है, लेकिन 100+ डायमेंशन, 50% से ज्यादा डायमेंशंस अगर 11th के स्टार्टिंग में आप निकाल पा रहे हैं, ये आपके लिए बहुत बड़ा एडेड एडवांटेज होगा। क्लियर, क्लियर, हाँ। अब आप सभी लोगों को बस साथ देना है, ठीक है, सभी लोगों को यहां पर साथ देना है। स्टार्ट किया जाए, ठीक है, स्टार्ट किया जाए। वेरी गुड, वेरी गुड, आइए, ठीक है। और इजी वे में याद कराने की कोशिश करूंगा। हर पॉइंट आपको क्या लिखना है, पहला पॉइंट सारे बच्चे लिखना, ये पॉइंट्स आप लेटर ऑन राइट करेंगे, लेटर ऑन, राइट इन कॉपी, राइट इन कॉपी। अभी आप समझेंगे, और जो मैं समरी दूंगा नोट, ये आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट आपके पास क्या है, देखना यार, डिस्टेंस। मैं यहां से लेके यहां तक गया तो 9वीं क्लास में आपको बताते थे डिस्टेंस मतलब कितना चले, है ना। इसकी अगर कोई डायमेंशन पूछेगा, सारे बच्चे फर्स्ट पॉइंट पर बताना, डिस्टेंस भी तो लंबाई होती है। आप यहां से लेके
तिलक नगर, दिल्ली, केरला का डिस्टेंस जब नापते हैं तो किलोमीटर में ही तो आता है ना, तो वो तो लेंथ हुआ। अगर कोई इनका डायमेंशन पूछे तो देखना डिस्टेंस का डायमेंशन आपका एल रहेगा, ठीक है, या आप देखें डिस्टेंस का डायमेंशन आपका एल रहेगा। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन, मैं यहां हूं अब मैं यहां हूं, तो शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ ही होता है, तो इसका भी डायमेंशन एल होगा। रेडियस ऑफ गायरेशन होता क्या है मेरे को पता, फर्क नहीं है, रेडियस वर्ड आ गया, रेडियस आते ही दिमाग में आ जाना चाहिए यार, रेडियस कभी भी मैं अगर नापूंगा, सर गायरेशन क्या होता है हमें फर्क नहीं पड़ता, ये टर्म वो एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए देते हैं। हमें देखना है डिस्टेंस भी लंबाई है, डिस्प्लेसमेंट भी लंबाई है, रेडियस ऑफ गायरेशन भाड़ में जाए क्या होता है, रेडियस लंबाई है, लाइट ईयर, एक लाइट एक साल में कितना चलती है वो भी लंबाई है, पार्सेक ये भी एक लंबाई थी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये भी एक लंबाई है। अब कंसेप्ट देखो, ऑल लेंथ विल हैव, ये अब आपको लिखना है, विल हैव डायमेंशन एल। क्लियर? पहला पॉइंट अपने को उसमें लिखिए, पहला पॉइंट अपने नोटबुक में लिखिए, फर्स्ट पॉइंट कि जितनी भी लेंथ होंगी सभी का डायमेंशन क्या रहेगा, एल। अब इसमें कौन सा टर्म आपको तंग कर सकता है उसको स्टार मार्क करके लिख लीजिए, रेडियस ऑफ गायरेशन। ये अजीब सा वर्ड लग रहा है, ठीक है, होता क्या है मेरे को इससे फर्क नहीं पड़ता, रेडियस वर्ड पे मैं फोकस करूंगा और कहीं पर भी मेरे से पूछा जाएगा एल हो जाएगा। क्लियर? अब आप एनसीईआरटी में देखोगे तो ये अलग अलग नाम से दे रखे हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। 1 2 3 4 5 6, एक बारी में 6 क्वांटिटीज हम लोग एक बारी में याद कर सकते हैं। जितनी भी लेंथ होंगी डायमेंशन एल रहेगा। इनमें से कौन सा अटपटा नाम है, रेडियस ऑफ गायरेशन, उसको कैसे याद करें, रेडियस खुद ही सर्कल का रेडियस लेंथ होता है, वो भी हमारे पास एल रहेगा। क्लियर? ये अब आप क्लास के बाद लिखेंगे, स्पेस छोड़ दीजिएगा। क्लियर? क्लियर? यस। सेकंड पॉइंट, स्पीड वेलोसिटी, ये स्पेस छोड़िएगा, राइट आफ्टर क्लास आपको रिवाइज करने के लिए आना पड़ेगा, राइट आफ्टर क्लास। अब जरा देखना, सेकंड पॉइंट नोट करेंगे, ये आपको नोट करना है। देखिए, स्पीड वेलोसिटी, अगर आपको 9th क्लास से फॉर्मूला याद है, स्पीड का फॉर्मूला होता था दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं आप सभी लोगों को डायमेंशन निकालने के लिए बोलूं, सारे बच्चे एक बार डायमेंशन बताइए, हमारे पास क्या आएगी, सारे बच्चे को, एक बच्चा कह रहा है एल इंटू टी, अरे पगले, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस को तो तू लेंथ में ही नापेगा तो ये एल आ जाएगा, और टाइम को तू टी में नापेगा ये टी आ जाएगा। या तो तू एल बाई टी लिख, या फिर इसको लिख लो एल टी की पावर -1, ये ऊपर जाएगा तो पावर -1 हो जाएगी। क्लियर? अब जरा देखना, ये अजीब अजीब से वर्ड आपको एनसीईआरटी में पीछे मिलेंगे, मैंने क्लब कर दिया जिससे आपको आसानी हो जाए। ऑल स्पीड एंड वेलोसिटी, कहीं पर भी आपको क्वेश्चन में स्पीड और वेलोसिटी मिल जाए, हैज डायमेंशन LT-1, इन सभी की डायमेंशन आपकी LT-1 होती है, सीधी सी बात। अब सर मेरे को अगर स्पीड की डायमेंशन पता है तो मैं और किन किन की याद कर सकता हूं, देखो जरा, स्पीड, वेलोसिटी। अब वो तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए बोलेंगे एवरेज स्पीड, अरे भाई एवरेज स्पीड भी तो स्पीड ही होएगी, टेम्परेचर थोड़ा बन जाएगा, एरिया थोड़ा बन जाएगा, रहेगा तो स्पीड ही। मुझे इससे अब मतलब नहीं है, यहां स्पीड दिखा LT-1, एवरेज वेलोसिटी LT-1, टर्मिनल वेलोसिटी, सर होता क्या मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, वेलोसिटी दिखा LT-1, क्रिटिकल वेलोसिटी भाड़ में जाए होता क्या है अभी, LT-1, वेलोसिटी ऑफ लाइट ये भी हमारे पास LT-1, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी LT-1, एस्केप वेलोसिटी
LT-1, ऑर्बिटल वेलोसिटी LT-1, रिलेटिव वेलोसिटी LT-1। क्लियर? क्लियर? अब आपको यहां पर यह चीज समझनी है, सेकंड पॉइंट से आपको कितने सारी फिजिकल क्वांटिटीज एक साथ याद हो रही है। मेरे को स्पीड और वेलोसिटी का डायमेंशन कोई पूछे, दिमाग में चलना चाहिए LT-1। उसके बाद जितनी भी क्वांटिटी, एक आएगा एक्सेप्शन एंगुलर वेलोसिटी का, वो अलग क्वांटिटी होती है, उसमें भी वेलोसिटी आता है, मैं बाद में लिखवाऊंगा ये सारी चीजें। कहीं पर भी आपको वेलोसिटी दिख जाए, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ लाइट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, सबका LT-1। खत्म। कितनी याद हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 2 याद करी है, अप्रोक्सीमेटली 15-16 डायमेंशन याद हो गई। क्लियर? हाँ, डब्बा लगाना जरूरी है। हाँ, डब्बा लगाना जरूरी है। अभी एंगुलर वेलोसिटी पर आ रहे हैं, वो अलग है। तो जो अलग सी चीजें हैं उनको मैं समझाऊंगा भी क्या होता है, और उनको मैं आपको लिखवाऊंगा भी। ठीक है? क्लियर हो गई है? यस, क्लियर, वेरी गुड। इसका अगला थर्ड एक्सेलरेशन, ये बाद में लिखेंगे, राइट लेटर ऑन, स्पेस छोड़ेंगे, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है? नोट। ठीक है सारे बच्चे? हाँ, आ रहे हैं भाई एंगुलर वेलोसिटी ना, कुछ बच्चे अभी जबरदस्ती तेज भागेंगे। ये देख, सर्कुलर मोशन में डायमेंशंस आएंगी, यहां पर एंगल आएगा, एंगुलर वेलोसिटी आएगा। अभी हम लोग बात करेंगे इनके बारे में, इनको अलग से समझाऊंगा क्योंकि वो उस पैटर्न पे नहीं जाएंगे। एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है? तो अभी रुक जाओ, इसका हम लोग बात करते हैं। ठीक है? ये अलग से मैं आपको यहां पर समझाऊंगा, अभी एक्सेलरेशन की बात करते हैं। ठीक है? 9वीं क्लास में एक्सेलरेशन होता क्या है? दिस इज वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब आगे पढ़ेंगे तो अच्छे से और आएगा, बस आपको याद रखना है, दिस इज वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अभी आप सभी लोगों ने वेलोसिटी की डायमेंशन निकाली थी बेटा, दैट इज LT-1 डिवाइडेड बाय टी। इसको एक और ऊपर ले जाओगे तो ये आएगा LT-2, ये एक्सेलरेशन की डायमेंशन आएगी। सारे बच्चे यस और नो? वेरी गुड, लव यू बेटा, लव यू। मुश्किल से 5-10 आपकी डायमेंशन होती है जो थोड़ी सी कईयों को मुश्किल लगती है, बस उसको 10 बार रिवाइज कर लो। मैं बता रहा हूं, आप क्लास में जब बैठोगे ना, तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखना, वो कहेंगे यार ये क्या होता है, इसकी डायमेंशन ये कर क्वेश्चन, ऐसे आएगा आपके अंदर से। थोड़ी सी मेहनत चाहिए बस। ठीक है सर? रेट ऑफ चेंज ऑफ, मैं बात ही नहीं कर रहा, वेलोसिटी अपॉन टाइम, जब काइनेमेटिक्स पढ़ाऊंगा तब रेट ऑफ चेंज, डिफरेंस सब वहां पर होगा, आगे धीरे धीरे चलेंगे। अब देखो, एक एक्सेलरेशन अगर आपको याद है तो आप कितनी सारी याद कर सकते हो? एवरेज एक्सेलरेशन LT-2, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन LT-2, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, दिस इज LT-2, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन LT-2, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन LT। हमें नाम से कोई मतलब नहीं, अभी के लिए नाम से कोई मतलब नहीं है। ऑल एक्सेलरेशंस, कहीं पर भी एक्सेलरेशन वर्ड मिल जाए बेटा, विल हैव LT-2। आपकी कॉपी में ये होना चाहिए, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें एक वर्ड कईयों को लगता है ये वाला, अब आपको कहीं पर भी ये पॉइंट मिले, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, अगर आपको कहीं मिले, ये भी एक्सेलरेशन ही होता है। एक ये चीज ध्यान रखनी है बस, कहीं पर भी ये वर्ड मिल जाए इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, तो डरना नहीं है, होता एक्सेलरेशन ही है, LT-2। क्लियर? जो आपने ये 10वीं क्लास में या 9वीं क्लास में ऐसे सवाल करे होंगे, एक बॉल को ऊपर फेंक दिया है तो बॉल ऊपर जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी आप सभी लोगों ने निकाला होगा mgh। ये g की वैल्यू जो आपकी आती थी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बेटा, इसी को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कहते हैं, और इसी को अभी 11वीं में वर्ड बोलेंगे इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड।
यही है भाई, वो बस नाम अलग है, तो डरना कुछ नहीं है। जो आप जी की वैल्यू 9.8 लेते थे, थोड़ा बहुत भी अगर याद है, उसी को कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है तो एक एक्सेलरेशन आती है, उसी को कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। क्लियर? तो इतना डेप्थ में नहीं, बस सीधे ऑल एक्सेलरेशंस, सारी एक्सेलरेशंस जितनी भी दिखेंगी आपको कहीं पर भी LT-2, इसके साथ इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड कहीं मिल जाए उसका भी LT-2। क्लियर है क्या? यस। सर ग्रेविटेशन फील्ड क्या होता है? सुधरोगे नहीं। अर्थ के आसपास किसी भी चीज को रखोगे वो अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट करता है। तो अर्थ के आसपास का रीजन जिसमें वो ग्रेविटेशनल फोर्स या किसी बॉडी को पुल कर सकता है, इस रीजन को कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। ये ग्रेविटेशन चैप्टर 11वीं में आएगा खुल के। क्लियर? यस। यार एसी चलवा लेते हैं, लग रहा है ये ग्रीन टी का सुन लिए भाई। एसी चला दो यार, एसी चलवा दो इस रूम का थोड़ा सा। लग रहा है बाहर सुन लिए ये लोग कि ग्रीन टी से पैसा बचा रहा, तो वो एसी से बचाने लग गए। यस, कान लगा के सुनते रहते हैं खुसुर पुसुर आजकल। हाँ, टीचर गड़बड़ा रहा था सिस्टम को ना। यस। सर व्हाट इज ग्रेविटेशन, ये इनको देखो। ऐसी पूछते पूछते तुम थोड़ी देर में कहोगे सर हम कौन होते हैं, ठीक है, परमात्मा कौन है, धरती क्या है, एसी क्या है, ये क्या है। तो भाई रुक जा, जितना बता रहे उतना पढ़, ठीक है। मोमेंटम एंड इंपल्स, देखो अब ये टर्म्स जो जो आएंगे मैं सबका समराइज करूंगा। आज सिर्फ डायमेंशंस की बात करेंगे, इसीलिए मैं आज कोई डीपीपी नहीं दे रहा हूं, वो मतलब कल वाली डीपीपी आज यूज होगी। मोमेंटम का फॉर्मूला हमारे पास होता है, कुछ चीजों को अलग से याद करें। मोमेंटम आपको 9वीं क्लास में बताया गया है। दिस इज डिनोटेड बाय P, ये होता है मास इंटू वेलोसिटी। सारे बच्चे इसकी डायमेंशन निकाले, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास के लिए तो m रखेंगे और वेलोसिटी का होगा LT-1। याद करिए, तो हमारे पास डायमेंशन क्या आएगा बेटा, डब्बे में डालना मत भूलना, ये आया मोमेंटम का। क्लियर? क्लियर? जिनको अभी ये जिज्ञासा आ रही है होता क्या है बेटा, वो 30% में जा रहे हो, ठीक है। हर साल ऐसे ही बच्चे मिलते हैं जो जबरदस्ती वो चीजों पर फोकस करते हैं जिसपे नहीं करना। मैंने क्या बोला था, IIT का रास्ता कठिन है, कॉम्प्लेक्स नहीं है। आप कॉम्प्लेक्स कर रहे हो। जब मैं कह रहा हूं कि अभी जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको वो कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन ना हो। आसान तरीके से चल, मैं लिटरली बता रहा हूं, 1-2 क्लासेस में तेरे को इंपैक्ट पता लगेगा कि मैं क्यों कह रहा था, ठीक है। वरना भाई चुटर पुटर सवाल तेरे को कराने पड़ेंगे। अगर मैं अभी ये वाली डायमेंशन ना बताऊं तो तुम देख लेना कि वही चुटर पुटर सवाल करा के आप खुश हो जाओगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि हम लोग स्टार्टिंग से सोचें। क्या गया? याद रखना, मोमेंटम ही आपका इंपल्स होता है, इसका दूसरा नाम है, इसका दूसरा नाम इंपल्स होता है। पल्स टाफी खाते हैं ना, इंपल्स। मोमेंटम और इंपल्स सेम चीज होती है, तो ये दूसरा नाम है। जैसे आपके घर का नाम होगा चुंगू पुंगू, कुछ भी रहा होगा, बाहर आपका बिल्कुल स्टाइलिश नाम है ना, रेवांश, देवांश, लेयांश, है ना, ऐसा कुछ होगा, और घर पे चुंगू पुंगू। तो है तो इंसान एक ही, ठीक है। मोमेंटम और इंपल्स एक ही चीज है आपके लिए, लेकिन नाम अलग है। नाम अलग है। क्लियर? हाँ, नोट ये वाला करना है। मोमेंटम हमारे पास, 4th पॉइंट हमारे पास ये रहेगा। 4th पॉइंट जो ये वाली चीज डेफिनेटली नोट आपको करनी है, ठीक है। पावर, पावर का डायमेंशन सारे बच्चे, 4th पॉइंट आपका ये था। 5th पॉइंट आप नोट डाउन करें। पावर, पावर आपका होता है वर्क अपॉन टाइम। अभी अच्छा, पावर को अभी रुक जाओ, ठीक है। 5th पॉइंट में स्पेस छोड़ो क्योंकि कुछ बच्चे वर्क निकालना नहीं जानते, तो अभी हम लोग इसकी बात करेंगे। पावर इज वर्क अपॉन टाइम। कोई बता सकता है वर्क का डायमेंशन? अभी मैंने करवाया तो नहीं है वर्क का डायमेंशन, सारे बच्चे। ये वाला लिखना है बेटा, लिखना है। यस, सारे बच्चे जरा एक बार बताना, फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन था। सारे बच्चे जरा एक बार बताओ करके, लेट्स सी कौन कौन बिना बताए भी कर सकता है। एक्सेलरेशन था आपका LT-2,
फोर्स हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन, कितनी बार बोल चुका हूं, तो ये हो जाएगा MLT-2। अरे वाह मेरे एंटरप्रेन्योर। वर्क की बात करूंगा तो ये आएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यार डिस्प्लेसमेंट भी तो लेंथी होता है, तो ये MLT-2 इंटू एल आप करेंगे, जब बेस सेम होती है पावर ऐड हो जाएंगी, तो ML2T-2 ये वर्क का आया। वेरी गुड, वेरी गुड। तो वर्क की बात करेंगे बेटा तो ये आएगा ML2T-2 डिवाइडेड बाय टाइम, और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो डब्बे में डालना मत भूलना ML2T-3। ये से ज्यादा इस फॉर्मूले पर आपको ध्यान रखना, आप एग्जाम में डिराइव कर लेंगे जैसे अभी आपने किया। वेरी गुड। तो पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, ये लिखना है आपको। एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम 6, एंगुलर मोमेंटम समराइज करूंगा बेटा, प्लीज पेशेंटली सुनिएगा। इसको एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये होता है मोमेंटम इंटू, मोमेंटम जो भी है आपका इंटू यही वाला मोमेंटम इंटू डिस्टेंस। अभी के लिए आप ये रखेंगे, सिंपल सिंपल। तो मोमेंटम का तो अभी आप निकाले ही है, MLT-1 इंटू डिस्टेंस L, तो ये आ जाएगा ML2T-1। दिस इज डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्लियर सारे बच्चे? आराम से लिखिए। सर -2 कैसे आया? कहां पर भाई? ये वाले में तो अरे एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन अभी तो बताया था, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अरे पगले, एक्सेलरेशन का LT-2 होता है यार, फोर्स में मास इंटू एक्सेलरेशन तो MLT-2, वर्क में फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो जब बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाएंगे ML2T-2। सारे बच्चे लिखिए। सारे बच्चे लिखिए। पावर को रिपीट करना है, वर्क अपॉन टाइम अभी आ रहे हैं, क्योंकि वर्क को मैं और दोबारा बताऊंगा, ठीक है। अभी लिख लीजिए। चलिए अभी इसके बाद आपका फोर्स आएगा, फिर वर्क आ जाएगा, पावर आ जाएगा, अभी हम लोग बात करते हैं। चलिए इतना लिखिए। सर -3 कैसे? अच्छा, हमारे पास साइंटिस्ट लोग भी तो है, इनको सीधे ओलंपियाड जाना है। अच्छा पहले लिख लीजिए, अभी बता देता हूं। कई बच्चों को पावर का वो समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। क्लियर? देखो भाई 1/T, जब आप इसको ऊपर ले जाते हैं तो T की पावर -1 हो जाता है, ठीक है। 1/L² अगर ऐसे है, इसको अगर आप ऊपर ले जाएंगे L की पावर -2। अगर मेरे पास M की पावर -3 कहीं लिखा हुआ दिखे तो आप समझ जाना है दिस इज 1/M की पावर 3। बेटा बबुआ सर से पढ़ के आए होते तो शायद थोड़ा फायदा होता, ठीक है। अब जरा समझना, अगर मेरे पास T² इंटू T³ है, जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये हो जाएगा T पावर हो जाएगी 5। इतना सा एक्सपोनेंट की बेसिक सी प्रॉपर्टीज है, खत्म इंसान। अब जरा देख, पावर की अगर मैं बात करूं तो ये था तेरा वर्क अपॉन टाइम, तो ये आया था ML2T-2 डिवाइडेड बाय T। क्लियर? इसको तू अगर देखे तो ऐसे लिख सकता है, ML2 दिस इज T² इंटू T। जब बेस सेम होती है पावर ऐड हो जाएंगी चच्चा, तो ML2T³, और तू फिर ऊपर ले जा तो ये ML2T की पावर -3। ये आ तो गया, आ तो गया। तो क्या तुम कैसी बात कर रहे हो? तरुण सर ने भी पढ़ा दिया। ले, ये पक्का न्यू स्टूडेंट है, जो नए बच्चे हैं उन्हीं के ये डाउट आ रहे हैं, जो स्टार्टिंग से सुन रहे होंगे ना उनको होगा कि यस थोड़ा सा विश्वास करके पढ़ना है अभी, ठीक है। ये नए, हाँ ये नए स्टूडेंट हैं अभी, इनको अचानक से आज की क्लास में ही सब पढ़ना है, ठीक है। आज ही अब बात आती है फोर्स।
आपके सारे सवालों में सबसे ज्यादा यूज होगा फोर्स एंड वर्क, सबसे ज्यादा यूज होगा फोर्स एंड वर्क, और एडवांस कुछ और भी चीजों को यूज करता है। जेई मेंस के मेजॉरिटी सवालों में आपका फोर्स और वर्क सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। देखो भाई, ठीक है, फोर्स, सबसे पहले फोर्स की बात करते हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला आपको क्या याद रखना है, मास इंटू एक्सेलरेशन। सारे बच्चे इसकी डायमेंशन निकालना, ये है आपका मास और ये है आपका एक्सेलरेशन। अभी आप सभी लोगों ने इसकी डायमेंशन निकाली थी बेटा, दिस इज MLT -2। ये फोर्स की डायमेंशन होती है MLT -2। क्लियर? हाँ, अच्छा नंबरिंग गलत हो गया, ठीक तो है। अच्छा मैंने इनको नंबर कर दिया है, कोई नहीं, ये एक साथ करने, थोड़े डिफरेंट हैं लेकिन एक साथ करने हैं। अब फिफ्थ आ गया हमारे पास, फोर्स MLT -2। सारे बच्चे एक बार अपने आप को रोकना और इसको डायरेक्टली याद करो, फोर्स का MLT -2, MLT -2, MLT -2 डायरेक्टली याद कर लो, बार बार डिराइव ना करना पड़े। सर एक्सेलरेशन LT -2 होता है, याद ही कर लो, MLT -2, दिस इज फोर्स। क्लियर? अब देखो फोर्स कितने सारे, आपको बोले सेंट्रीपिटल फोर्स, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, है तो फोर्स ही, MLT -2। फ्रिक्शन फोर्स, सर फ्रिक्शन क्या होता है, भाड़ में जाए, फोर्स है MLT -2। ग्रेविटेशनल फोर्स है तो फोर्स ही। थ्रस्ट 9वीं क्लास में सिखाया जाता था, वो भी आपका फोर्स ही होता है। थ्रस्ट इज नथिंग बट योर फोर्स। जब आप प्रेशर 9वीं क्लास में देखे होंगे कि एक स्कूल बैग का जो ये पट्टा होता है वो चौड़ा क्यों होता है, क्योंकि प्रेशर कम पड़ता है, जितना ज्यादा एरिया उतना कम प्रेशर, ये पढ़ाया गया था। लेकिन उस समय तो कंपास ठोक लेंगे तो ज्यादा मजा आ जाएगा बेटा, अब निकल रहा है। थ्रस्ट भी आपका फोर्स ही होता है। कोई बोले डायमेंशन ऑफ थ्रस्ट, अरे भाई थ्रस्ट मतलब फोर्स, हाँ थ्रस्ट मतलब फोर्स, तो वो भी वही रहेगा। स्प्रिंग फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, रेडिएशन फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, बोयेंट फोर्स। बोयेंसी भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल 9वीं क्लास में कहीं ना कहीं बताई जाती है, लेकिन उसमें ही ज्यादा मजा आता है ना। बोयेंट फोर्स, लॉरेंट्स फोर्स, गाली मत समझना, कंजर्वेटिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स, विस्कस फोर्स, हाँ सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये सारे के सारे फोर्स तो पहले लिखा हुआ है। इन सब में फोर्स तो पहले लिखा है, तो इनके लिए तो MLT -2 डायरेक्ट है। अब नोट क्या करें, ऑल फोर्सेस, जितने भी फोर्सेस आपको दिख जाए विल हैव डायमेंशन MLT -2। क्लियर? यस। सारे फोर्सेस का, अगर कोई बोले, एक क्वेश्चन में आ गया रेडिएशन फोर्स, अब बच्चा रेडिएशन लेके छाती पीट रहा है और टॉपर कह रहा है भाई है तो फोर्स ही ना, MLT -2, चुपचाप निकल गया आराम से ऐसे करके निकलेगा। फिर आ जाएगा कहीं पे लॉरेंट्स फोर्स, बच्चे एक दूसरे को गरिया रहा है क्योंकि भाई हमको पढ़ाया नहीं गया है, दूसरा टॉपर कहेगा अच्छा फोर्स ही तो है, MLT -2 करके निकल गया। बेटा बकैती मत करना, जहां जहां फोर्स लिख रहा है वहां तो डायरेक्टली चिपका देना MLT -2। अब जरा देखो कौन कौन सी चीजों में आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है, ठीक है। एक है आपका थ्रस्ट, याद करना है थ्रस्ट भी आपका फोर्स ही था। वेट, वजन, आपका जो वजन होता है वो भी फोर्स ही होता है। आपका जो वजन है वो भी एक फोर्स ही है। अर्थ कितनी तेजी से आपको खींच रही है, दैट इज योर वेट, वो भी फोर्स ही है। टेंशन लिख देते हैं, धागे के अंदर का, धागे के अंदर फोर्स। अब कई बच्चे क्या समझते हैं ना, टेंशन सिर्फ आपकी खोपड़ी में है ना भैया। अगर कोई धागा है ना, कोई वायर, अगर मैं इस वायर को, ये जो वायर दिख रही होगी, इस वायर को अगर मैं खींचना स्टार्ट करूंगा तो इसके अंदर एक फोर्स आ जाएगा, ठीक है।
उस फोर्स का नाम होता है टेंशन। आ रहे तो ये कुछ एडिशनल वर्ड्स याद कर लोगे तो बेनिफिट है। टेंशन सर हमारे खोपड़ी के अंदर होती है, नहीं भैया, धागे के अंदर के फोर्स को हम कहते हैं अपना टेंशन। क्लियर? ये भी समझ आया। नॉर्मल रिएक्शन, ये लॉज ऑफ मोशन में आएगा। नॉर्मल रिएक्शन भी आपका एक फोर्स ही है। जब मैं आपके मुंह पर मुक्का मारूंगा, जब आपके मुंह पर मैं मुक्का मारूंगा, क्योंकि तुम बकैती कर रहे हो, जिस चीज पर फोकस करने के लिए कह रहे हो वो कर नहीं रहे, तो जैसे ही मुक्का पड़ेगा तो इन गाल और घुसे के बीच में एक फोर्स आएगा। ये फोर्स एक तुम्हें लगेगा, एक मुझे लगेगा। ये जो कांटेक्ट, जैसी कांटेक्ट बना, इनके बीच का जो फोर्स होता है उसको कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। सर आप तो जमीन पर खड़े हो, तो जमीन में भी नॉर्मल रिएक्शन आएगा? बिल्कुल आएगा। सर आपने तो इस पर हाथ रख दिया, तो क्या आपके हाथ और इसके बीच में भी नॉर्मल रिएक्शन है? यस। तो ये जो फोर्स है बिटवीन टू कॉन्टेक्ट्स, इसको हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। ये आगे लॉज ऑफ मोशन में आएगा। तो अभी क्या क्या याद रखना है? पहली बात तो सारे फोर्सेज mlt-2। एक्स्ट्रा कौन कौन से याद रख सकते हो अगर याद कर पाओ? थ्रस्ट फोर्स होता है, वेट फोर्स होता है, टेंशन खोपड़ी का टेंशन नहीं, धागे के अंदर का फोर्स टेंशन है, नॉर्मल रिएक्शन हमारे पास। फिर इसके बाद आप यहां पर, ये हो गया विस्कस ड्रैग। अब ड्रैग मतलब बताना क्या होता है? हाँ, कुछ बच्चे समझ पा रहे हैं। अब बताओ ड्रैग, ये अंग्रेजी का वर्ड जरा समझाओ। ड्रैग मतलब क्या होता है? हाँ, ड्रैग बेटा लपड़ मार दूंगा, क्या बना के भेज रहा, हट। हाँ, ड्रैग क्या होता है? खींचना। यस, ठीक है, वेरी गुड। ये हुई ना बात, खींचना, पुल। विस्कस मतलब जब आप पानी के अंदर दौड़ने की कोशिश करते हो तो पानी आपको दूसरी साइड खींचने की कोशिश। हवा में दौड़ के देखो, साइकिल जब आप चलाते हैं, जब बहुत तेज चलाते हैं तो हवा बिल्कुल थड़थड़ा के मुंह पर लगती है। विस्कस ड्रैग, ड्रैग वर्ड आपने खुद ही बोल दिया, खींचना। खींचना मींस फोर्स, है ना? तो विस्कस ड्रैग एक लिक्विड के अंदर का फोर्स होता है। अभी बस आपको इतना याद रखना है, ड्रैग मतलब पुल होता है, पुल मतलब फोर्स। फोर्स क्या था? पुश और पुल, विच कैन चेंज द स्टेट ऑफ अ बॉडी। तो बस इतना वर्ड से आप ये समझ सकते हो यार, ड्रैग मतलब क्या हुआ? ड्रैग मतलब तो खींचना हुआ, खींचना मतलब तो फोर्स हुआ, फोर्स मतलब तो mlt-2। क्लियर है क्या? यस, हाँ, वेरी गुड। विस्कस मतलब क्या होता है? विस्कस मतलब हमारे पास जो लिक्विड्स होते हैं उनके अंदर विस्कोसिटी, गाढ़ापन होता है। जैसे हवा भी एक लिक्विड ही है, फ्लो, जो एनीथिंग विच कैन फ्लो इज ए लिक्विड, ठीक है? हमारे पास फ्लूइड है हमारे पास। तो जब आप हवा में दौड़ने की कोशिश करोगे तो हवा अपोजिट डायरेक्शन में धक्का देती है। अगर मैं हवा में नीचे गिरने की कोशिश करूंगा, हवा ऊपर धक्का देगी। इट्स लाइक पानी में भी ऐसी है, पानी में दौड़ने की कोशिश करोगे, पानी और गाढ़ा है तो उसमें और मेहनत लगेगी क्योंकि पानी रोकेगा आपको। शहद में दौड़ने के लिए आपको बोलूं कि भैया तुम शहद में दौड़ के दिखाओ, और दिक्कत आएगी क्योंकि शहद और गाढ़ा है, विस्कस है, तो वो और फोर्स लगाएगा। तो विस्कस फोर्स क्या है? एक लिक्विड के अंदर का फोर्स। क्लियर सारे बच्चे? क्या अब आपको समझ आया कि मैं आपको क्या चीज सिखाना चाह रहा हूं? कहीं पर भी फोर्स वर्ड आ जाए, सारे बच्चे दिल बनाएंगे। सारे बच्चे, बोयेंट फोर्स, बोयेंसी, अपथ्रस्ट, लिक्विड में अगर आप किसी चीज को डालोगे तो एक अपथ्रस्ट लगता है, फोर्स ही है। सारे बच्चे समझना, मैं ये आपको सिखाना चाह रहा हूं, कहीं पर भी फोर्स वर्ड आ जाए तो आपके दिमाग में हो जाना चाहिए mlt-2 डायरेक्टली। एक्स्ट्रा अगर आपको कहीं थ्रस्ट मिल जाए, वेट मिल जाए, नॉर्मल रिएक्शन मिल जाए, विस्कस ड्रैग मिल जाए, ऐसे वर्ड्स भी हमारे पास फोर्स होते हैं। बस इतना याद करने में कितना दर्द हो रहा है यार, कितना दर्द हो रहा है। होता क्या है, सारा सिलेबस में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना कर सकते हैं हम। यस, वेरी गुड। अगला वर्क, जो अभी आने वाला था पावर में। तो वर्क की बात करें, नोट, ये भी सबसे ज्यादा यूज होता है, फोर्स एंड वर्क। सारे बच्चे जरा देखना, वर्क की अगर आप बात करोगे तो वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की डायमेंशन सारे बच्चे को याद होनी चाहिए। ये नहीं लिखना है राइट लेटर, राइट लेटर ऑन, स्पेस छोड़ के रखना, ये आपको लिखना है।
जो काम की चीज हम लोगों को दिमाग में रहनी चाहिए, वर्क होता था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सर फोर्स का डायमेंशन अभी आपको बोला था, याद कर लो, एम एल टी माइनस टू इंटू एल। तो ये कितना होगा, ये एम एल टू टी माइनस टू होगा मेरे इंटरप्रेटर। क्लियर? फोर्स का कितना, एम एल टी माइनस टू, वर्क का कितना, एम एल टू टी माइनस टू। क्लियर? पहले वर्क को देख लो, हाँ ये वाला लिखना है बेटा। अब देखो आपके दिमाग में बहुत सारे, जब आप देखोगे बहुत सारी चीजें आएंगी, एनर्जीज, ऑल वर्क वर्क एंड एनर्जी है सेम डायरेक्ट वो डायमेंशन, वर्क एंड एनर्जी हैज सेम डायमेंशंस, ध्यान से समझना, हैज सेम डायमेंशंस। जब मैं वर्क करूंगा तभी एनर्जी आएगी, ये आप समझ लो इस चीज को। ये आगे चल के वर्क चैप्टर में भी हम लोग बहुत पढ़ेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क और एनर्जी सबकी डायमेंशन क्या होती है, ml2t-2। अब एग्जाम में पता है कंफ्यूज क्या करने के लिए देंगे, भाई तुम बताओ थर्मल एनर्जी की डायमेंशन बता दो। और बच्चा कहेगा थर्मल एनर्जी क्या होती थी। अरे भाई एनर्जी एनर्जी है, एनर्जी का डायमेंशन वर्क के बराबर रहेगा। कोई सी भी एनर्जी आप ले लो तो ml2t-2। अब मेरे को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कौन सी एनर्जी, कोई सी भी। अगर मेरे को वर्क बोले, एनर्जी बोले, काइनेटिक एनर्जी बोले, पोटेंशियल एनर्जी बोले, हीट एनर्जी बोले, थर्मल एनर्जी बोले, वाइब्रेशनल एनर्जी बोले, कोई भी एनर्जी सीधे ml2t-2। इतना तो यार मेहनत कर सकता हूं ना मैं अपनी जेई की तैयारी में। या तुम्हें चाहिए कि भाई मैं सबकी डेफिनेशंस भी अभी ही याद करूंगा, इजी वे आउट निकाला जाए। तो वर्क और सारी एनर्जीज की डायमेंशन सेम होती है, ml2t-2। इतना एक बारी में कितनी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 को एक साथ क्लब करके याद कर लो यार। किसी को अगर खुजली हो रही है, नहीं सर काइनेटिक एनर्जी का तो फॉर्मूला मेरे को पता है, हाफ mv²। मैंने कहा निकाल लो भाई, ज्यादा खुजली हो रही है तो निकाल लो। हाफ एक नंबर है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। मास वेलोसिटी का LT-1 का स्क्वायर कर लो, आ गया ml2t-2। आ गया। सर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, जिनको नहीं याद है उनको टेंशन हो रही है, जिनको याद है भाई करके देख ले। एम, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ही तो है LT-2, और ये हाइट था L, आ गया ml2t-2। क्लियर? अभी आ रहे, इन दोनों पर आ रहे, जबरदस्ती आगे मत भागो, जिस पे बोल रहा हूं उस पे एनर्जी लगाओ। तो मैं आपको इसके फॉर्मूले याद करने के लिए कह ही नहीं रहा हूं, मैं सीधे कह रहा हूं कि आपकी जितनी एनर्जीज आ जाए और जो वर्क डन है वो हमेशा सेम होता है। फोर्स को डायरेक्टली याद करना था, mlt-2, वर्क डन ml2t-2, और सारे वर्क डन हमारे पास क्या हो जाएंगे, एनर्जीज हो जाएंगी। क्लियर? क्लियर? अब आते हैं इन दो पर, क्योंकि बच्चों को उस चीज में ज्यादा मजा आता है जहां से उनका ज्यादा बर्बाद हो। देखो बच्चों को उस चीज में ज्यादा मजा आता है हर साल। भाई देखो 10 या 15 हजार बच्चे ही तो टोटली फोकस रह पा रहे हैं, बाकी लाखों बच्चे क्या कर रहे हैं, यही तो मजा आ रहा। सर ऊपर वाला छोड़िए, पहले बताइए कपल क्या होता चल रहा है। कुछ बच्चे उस 15,000 में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, आप 15,000 में जाइए, लाखों में भी तो कोई बैठने वाला होना चाहिए, वो हम बनेंगे। कॉन्फिडेंस, ठीक है। अभी जब मैं तुम्हें ये बता रहा हूं एग्जाम में याद नहीं आएगा, पहले तुम्हें कपल में मजा आ रहा है, अभी रुक जा बेटा, ठीक है। जब तुम्हें चप्पल से पिटाई होगी ना, जब रिजल्ट आएगा तब पता लगेगा। आ जाओ भाई। अब बात आती है सर मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क और कपल, ये सब एक ही नाम है। देखो भाई बहुत दिन से कई बच्चों ने मेरे को टॉर्क के पीछे तंग कर रखा है, ठीक है। टॉर्क होता है जब एक फोर्स या घुमाव ऑफ फोर्स, घुमाव ऑफ फोर्स मतलब मान लीजिए कि ये हमारा फोन है, अगर मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा तो ये बॉडी घूमने लगेगी। मैं नीचे खींचूंगा तो नहीं घूमेगी, ऊपर करूंगा तो नहीं घूमेगी, अंदर की साइड प्रेस करूंगा तो नहीं घूमेगी, बाहर की साइड प्रेस करूंगा तो नहीं घूमेगी। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर फोर्स लगाऊंगा तो बॉडी घूमेगी। तो टॉर्क क्या होता है, जब मैं फोर्स लगाऊं
और बॉडी के अंदर एक घुमाव, रोटेशनल इंपैक्ट क्रिएट हो जाए, उसको हम टॉर्क कहते हैं। ठीक है, टॉर्क को आप कपल भी कहते हैं, कपल ऑफ फोर्स सेम ही है, कई जगह पे क्वेश्चन मिल जाता है सर दुखती नस पे हाथ रख दिया, हमें तो अपनी वाली की याद आ गई कपल। बेटा अभी अंडे से बाहर निकला भी नहीं है तू, ठीक है, कपल बना रहा है। कपल ऑफ फोर्स, फोर्स मिलके किसी बॉडी को घुमाने की कोशिश करे, दैट इज कपल ऑफ फोर्स। टॉर्क कपल या मोमेंट, मोमेंट मतलब भी घुमाना होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स, इसका मतलब भी होता है घुमाव। घुमाव मींस रोटेशनल इंपैक्ट। ठीक है, ये सभी वर्क के बराबर हैं डायमेंशनली। इसका टॉर्क का फॉर्मूला कोई पूछ ले तो फोर्स इंटू डिस्टेंस, सीधे फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, लेकिन अभी के लिए आपके लिए डिस्टेंस ही है। तो ये आ गया एम एल टी माइनस टू इंटू एल, तो एम एल टू टी माइनस टू। क्लियर है क्या सारे बच्चे? ये आपको लिखना है रे, हाँ या ना? वेरी गुड सारे बच्चे, क्या आपको ये बात समझ आई? अब देखो मैं इस लाइन को चेंज कर रहा हूं, वर्क एनर्जी एंड टॉर्क, सीधे याद कर लो भाई। वर्क एनर्जी, वर्क की बात हो, ऑल एनर्जी, सारी एनर्जीज की बात हो, बिल्कुल घबराना नहीं है। और कहीं पर आपको टॉर्क वर्ड मिल जाए, हैज सेम डायमेंशन ऑफ वर्क, हैज सेम डायमेंशन ऑफ वर्क, सेम डायमेंशन ऑफ वर्क। क्लियर सारे बच्चे? यस और नो? अरे बोलिए यार, क्लियर? तो अभी तक अगर आप देखें तो हम लोगों ने कम से कम 30-40 डायमेंशन याद करी है। 6 पॉइंट्स हैं, लेकिन 30-40 डायमेंशन आपकी हो गई हैं अगर आप मेन नोट पॉइंट्स को रिवाइज करते चले जाएंगे। क्लियर? आपके मित्र पता क्या करेंगे, हीट एनर्जी का फॉर्मूला याद करेंगे, एनसीईआरटी में पीछे में गिवन है, और फिर वहां से डिराइव करेंगे। क्यों करना है इतना लेंदी? सारी एनर्जीज, वर्क और टॉर्क एक ही डायमेंशन, ml2t-2, खत्म, इतना याद करना है बस। प्रेशर, ठीक है, प्रेशर 9वीं क्लास का फॉर्मूला है। प्रेशर का सारे बच्चे फॉर्मूला बताएं क्या होता था 9वीं क्लास में, दुख दर्द आपका निकालें अभी। प्रेशर का फॉर्मूला सारे बच्चे, हाँ अरे बोलिए, हाँ सारे बच्चे प्रेशर का फॉर्मूला बताएं, 9वीं क्लास में होता था। हाँ 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 वेरी गुड, फोर्स अपॉन एरिया। और मैंने कहा था फोर्स का डायमेंशन सीधे याद कर लो, ये कितना होगा बेटा हमारे पास, एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाय एरिया एल स्क्वायर, तो ये आएगा बेटा एम एल माइनस वन टी माइनस टू। प्रेशर का डायमेंशन आ गया, इतना तो कर सकते हो। और प्रेशर लिख लो सारे बच्चे, ये आपको अभी नहीं लिखना है, ठीक है, राइट लेटर। अभी नोट हमारे लिए क्या क्या है, भाई मुश्किल से 15-20 पॉइंट बनते हैं। अगर वो 15-20 पॉइंट आपने 3-4 बार अच्छे से रिवाइज कर लिए, मोर देन 120 डायमेंशन, मोर देन 120, हो सकता है 150 तक पहुंच जाए, इतना तो आप कर सकते हो। ठीक है, अब देखो, अब बच्चे आएंगे सर स्ट्रेस क्या होता है, सर यंग मॉडुलस क्या है, बल्क मॉडुलस क्या है, शियर मॉडुलस, मॉडुलस एनर्जी, ये हमारे पास क्या है, अभी डेंसिटी को हम लोग अलग से लेंगे। सर ये क्या होता है? बेटा ये वो होता है जो तू अभी जानने की कोशिश करेगा तो रैंक खराब होता है। तो अभी क्या करना है, अभी बस कोशिश करनी है इनको क्लब करके याद करने की। नोट देखिए आपको कहीं पर मॉड्यूलस वर्ड वाले टर्म मिल जाए क्वेश्चन में, ठीक है, आपका जो प्रेशर है, प्रेशर, स्ट्रेस एंड मॉड्यूलस टर्म्स, जहां पर भी मिल जाए मॉड्यूलस टर्म्स, हैज सेम डायमेंशन, हैज सेम डायमेंशन of pressure, same dimensions of pressure. क्लियर? हाँ क्या हो गया?
प्रेशर स्ट्रेस, और कहीं पर मॉडुलस पॉडुलस मिल जाए, मॉडुलस, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस, मॉडुलस, कहीं पर मॉडुलस वर्ड मिल जाए, प्रेशर और स्ट्रेस सेम ही होता है। क्या हो गया? हाँ, यस। तो भाई ये ml-1 ही तो होएगा, T-2 ठीक तो है, क्या दिक्कत है सर? ml-2 होगा। अच्छा 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 अच्छा, हमारे पास साइंटिस्टों की भी तो कमी है। इंटू L की पावर -2 आया, ये रिजल्ट लिखा है गधे। और जब बेस सेम होता है L1-2 T की पावर -2, ये टॉपर बनेंगे। अभी इनको चाहिए था टॉर्क का मतलब समझा दो अभी, ठीक है? पावर से खेल नहीं पा रहे। दो स्टेप खुद से नहीं करना है, लेकिन इनको पहले ये बता दो कि यंग मॉडुलस क्या होता है ना? अबे रट्टू तोते, कितना रटेगा, थोड़ा सा दिमाग लगा ले। हाँ, लिख दे, छोड़ देता भाई, मिटाता नहीं हो। ना ना ना, तुम आराम से इसको लिखो छपोड़े, आराम से लिखो, खाना खा के पो और ये कॉपी छाप छाप के छपोड़े बनो बस तुम। ये भाई ऊपर गया है, 1-2, 1-2 -1 होगा, तो ये आ गया है, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है बेटा, ठीक है? ये आपको याद रखना है, हमारे पास नोट क्लियर। अगला डेंसिटी टर्म्स। सारे बच्चे सारे बच्चे अब समझना, ये 9वीं और 10वीं वाला डेंसिटी नहीं रहेगा, अब अलग अलग प्रकार की डेंसिटी आएंगी, ठीक है? ये 8वें वाले पॉइंट, चलो अभी, हाँ चलो, थोड़ी सी मेहनत तुमसे करवाएंगे। पहला है मास डेंसिटी। अगर आपका मास डेंसिटी कहीं आए तो ये होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ध्यान सुनना, ठीक है? मास, जो आप नॉर्मल डेंसिटी पढ़ते हैं ना, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, वो मास की डेंसिटी होती थी। तो सारे बच्चे जरा इसका डायमेंशन देखना, ml की पावर -3। अरे भैया, ना 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 ना, हमारा अंटर पंटर खतरनाक लेवल है, ठीक है? ml-3, दिस इज मास डेंसिटी। कहीं पर भी आपका डेंसिटी आ जाए, समझ जाना, डेंसिटी आते ही डिवाइड बाय वॉल्यूम। वैसे और भी प्रकार की डेंसिटी होती है, लेकिन अभी इतना नहीं, अभी हमें इतना ही पढ़ना है। कहीं पर भी डेंसिटी आ जाए, डिवाइड बाय वॉल्यूम। मास डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम बेटा, ठीक है? चार्ज डेंसिटी इज चार्ज अपॉन वॉल्यूम। और कहीं पर एनर्जी डेंसिटी आ जाए तो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। ये तो इजी है ना? कहीं पर डेंसिटी टर्म्स आपको दिखे बेटा, कहीं पर, हाँ, कहीं पर डेंसिटी टर्म्स आपको दिखने लग जाए तो सिर्फ वॉल्यूम से डिवाइड कर देना। इतना तो दिमाग में रख सकते हैं ना? जैसे किसी ने बोला भाई चार्ज डेंसिटी की डायमेंशन बताओ, ठीक है? तो चार्ज डेंसिटी की अगर मैं डायमेंशन निकालूं तो दिस विल बी चार्ज अपॉन वॉल्यूम। अब कई बच्चे कहेंगे सर चार्ज तो ए होता है। अरे मेरे साइंटिस्ट, बडिंग साइंटिस्ट, बेटा बुढ़ा हो जाएगा, जॉब नहीं लगेगी। करंट का फॉर्मूला याद कर पहले, करंट होता था चार्ज अपॉन टाइम। तू करंट को ही ए कह रहा है, वाह वाह वाह, वो चार्ज को ए कह रहा है। तो यहां से अगर तू देखेगा, चार्ज जो होता है दैट इज करंट इंटू टाइम, ए इंटू टी हमारे पास आएगा। यस, चार्ज जो होएगा आपका वो करंट फंडामेंटल है, करंट फंडामेंटल है, टाइम फंडामेंटल है। तो हमारे पास कैसे आएगा, ए इंटू टी, तो ये आएगा ए टी डिवाइडेड बाय एल क्यूब, तो ये आ जाएगा L-3 ए इंटू टी, ये आएगा। हाँ सर, ए या आई दोनों लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? कोई बोले एनर्जी डेंसिटी, तो भाई मेरे दिमाग में सीधे आएगा, डेंसिटी वर्ड आ गया ना तो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। सारे बच्चे बताना एनर्जी की डायमेंशन किसके बराबर होती है? अब यही रिकॉल करना है, एनर्जी की डायमेंशन किसके बराबर होती है मेरे एंटरपेंटर? एनर्जी की डायमेंशन किसके बराबर होती है?
सोच के बताइए। सर एनर्जी डेंसिटी, हाँ एनर्जी की, हाँ सोच के बताइए। एनर्जी की इसके बराबर, वर्क के बराबर। वर्क की डायमेंशन डायरेक्टली आपको याद होनी चाहिए थी, ml2t-2 डिवाइडेड बाय एल क्यूब आपको यहां पे करना है, तो ऊपर जाएगा, ये आएगा ml-1t-2। खत्म। अब देखो पार्ट बाय पार्ट समझो। डेंसिटी मतलब बाय वॉल्यूम। अगर कोई बोले एनर्जी डेंसिटी तो एनर्जी बाय वॉल्यूम, मतलब वर्क बाय वॉल्यूम। कोई बोले चार्ज डेंसिटी तो चार्ज इज करंट इनटू टाइम। बेटा फॉर्मूला यहां पर देख लो, चार्ज इज करंट इनटू टाइम। तो ये आपका आएगा करंट फंडामेंटल ए टाइम का टी, तो ये डायमेंशन आता है, तो वो रखा है। हो तो गया क्लियर। अब नाइन्थ, ये बाद में लिखना है, अभी आपको समझना है, ठीक है। सारे बच्चे नोट डाउन करें। कहीं पर कहीं ग्रेडियंट टर्म दिख जाए, कहीं ग्रेडियंट टर्म दिख जाए, वहां लेंथ से डिवाइड करना, वहां लेंथ से डिवाइड करना। कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसे मिलेंगी, भाई वेलोसिटी ग्रेडियंट बता दो, टेम्परेचर ग्रेडियंट बता दो, प्रेशर ग्रेडियंट बता दो, पोटेंशियल ग्रेडियंट बता दो, एनर्जी ग्रेडियंट बता दो, फोर्स ग्रेडियंट बता दो। कहीं पर भी ग्रेडियंट वर्ड चमक जाए तो सिर्फ लेंथ से उनकी फिजिकल क्वांटिटीज को डिवाइड कर देना है। अभी हम लोग सबकी अलग अलग निकालेंगे, तो इन सबको मैंने एक साथ क्लब कर दिया, अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है। ग्रेडियंट कहीं दिखे तो लेंथ से डिवाइड कर दूंगा। किसी भी क्वांटिटी का ग्रेडियंट अगर आपको बोला जाए, बस लेंथ से डिवाइड कर देना। चलिए इन सभी को हम लोग डिराइव करेंगे बेटा। पहला है हमारे पास वेलोसिटी ग्रेडियंट। सारे बच्चे जरा देखना, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो अगर कोई बोले यार वेलोसिटी ग्रेडियंट निकालना है, तो मेरे दिमाग में आएगा यार डिवाइडेड बाय लेंथ। तो वेलोसिटी का डायमेंशन LT-1 डिवाइड बाय L, ये T-1 हो गया, खत्म। क्लियर क्लियर। सर ATL-3 लिख सकते हैं, बिल्कुल। ऑर्डर आपका कोई दिक्कत वाला नहीं, आप आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर एनर्जी डेंसिटी और प्रेशर का डायमेंशन सेम है, यस ठीक है, लेकिन मैंने इसलिए लिख दिया डेंसिटी वालों को एक साथ ले लिया कि आपको याद रहे वॉल्यूम से डिवाइड करना है। क्लियर, वेरी गुड। सर ग्रेडियंट मतलब लेंथ से डिवाइड, अभी के लिए इतना, ठीक है। मैंने क्या बोला, हमें अपनी जर्नी को ना कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है। मैं ना बेटा सही बता रहा हूं, मैं इतना पेन क्यों ले रहा हूं। आप कहीं पर भी देख लो 10 से 12 फिजिकल क्वांटिटीज बताई जाती हैं, उनको याद करा दिया जाता है और फिर क्वेश्चन करा देते हैं उन्हीं को यूज करके। मैं चाहता हूं कि हम मैक्सिमम से इसलिए याद करें क्योंकि हम और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कर पाए। तो ये स्ट्रगल ही है कि मैं सबको सोच के क्लब करके आपके पास लाया हूं। तो आप एटलीस्ट मेरे एक्सपीरियंस से कुछ चीजें तो ले सकते हैं, उतना ले लीजिए। समय के साथ बेटा आपने सिर्फ 2 दिन के लिए बैच नहीं खरीदा है, 1 साल के लिए बैच खरीदा है, तो 1 साल में बहुत सारी क्वांटिटीज आएंगी। क्लियर, हाँ डब्बा बना लीजिए, हाँ बिल्कुल सही, यस। अगर आपसे कोई बोले टेम्परेचर ग्रेडियंट बताओ, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट में आपको करना ही कुछ नहीं है, बस टेम्परेचर डिवाइडेड बाय, टेम्परेचर का फंडामेंटल है डिवाइडेड बाय लेंथ, तो यह आ जाएगा KL-1, खत्म। क्या आ गया। तीसरा, कोई बोले प्रेशर ग्रेडियंट बताओ सर, तो मैंने कहा भाई प्रेशर का डायमेंशन हमारे अंटर को याद होना चाहिए, फोर्स अपॉन एरिया से निकालिएगा, ML-1 T-2 अपॉन L, तो आएगा ML-2 T-2, खत्म। सिर्फ लेंथ से डिवाइड करना है। पोटेंशियल ग्रेडियंट, अभी रुक जाओ, एनर्जी ग्रेडियंट, कोई बोले पोटेंशियल वर्ड अभी निकलवाऊंगा, एनर्जी ग्रेडियंट अगर आपको कोई बोले तो एनर्जी अपॉन लेंथ, तो एनर्जी इज ML2 T-2 डिवाइड बाय L, तो आएगा ML-T-2, खत्म। दिल बनाना बेटा। सर करंट डेंसिटी का डायमेंशन अलग है, ठीक है, मैंने आपको क्या बोला, जितना मैं अभी बता रहा हूं उतना करो। वैसे तो मास डेंसिटी भी 3 प्रकार की होती है, लीनियर मास डेंसिटी, एरियल मास डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक, तो अभी हम और डिटेल में नहीं जा रहे, जितना बता रहा हूं उतना ही, ठीक है। F फोर्स ग्रेडियंट,
फोर्स ग्रेडियंट की बात करें तो फोर्स अपॉन लेंथ, तो फोर्स का डायमेंशन आपको मैंने बोला डायरेक्टली याद कर लो, MLT-2 डिवाइडेड बाय लेंथ MT माइनस, किसने खुद से निकाल लिए थे, इसको छोड़ करके बाकी दिल बना दो। वेरी गुड। देखो जब मैं आपको समराइज करूंगा ना तो 12-13 पॉइंट बनेंगे, उनको आप रिवाइज करेंगे तो आपको बहुत सारी डायमेंशन याद होंगी। बाद में आप सभी, अभी आप लोग जितना मेरे को गाली देना चाहो आप दे सकते हो, लेकिन मैं बता रहा हूं ये आप ही के बेनिफिट के लिए, और आपको बाद में लगेगा सर इतनी सारी टीचर, स्कूल में भी जाओगे ना तब पता लगेगा बेटा सारी याद कर लेना, एग्जाम में कुछ भी आ सकती है, ये बोला जाएगा। कैसे याद करोगे, कैसे कर लोगे इतनी सारी, एट द एंड तो आपको करनी ही पड़ेंगे भाई, एग्जाम में यही पूछा जाएगा, इसको बाद में मैं नहीं छोड़ता, तो जितना हम कर रहे हैं मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा मान ले, लेकिन यस थोड़ा सा आपको मेरे साथ लगना पड़ेगा, और ये जर्नी है ही ऐसी, आपको स्ट्रगल आ सकता है, कॉम्प्लेक्स नहीं है। क्लियर, लव यू बेटा। अभी पोटेंशियल की बात करेंगे जैसे हम लोग करंट की बात कर ले, ठीक है। अब जरा समझना, यस यहां से अब कुछ ऐसी चीजें आएंगी जो एडवांस ज्यादा पूछता है, ठीक है। इसके बाद आपकी जो फिजिकल क्वांटिटीज है, ठीक है, यस अब हमारे पास कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो एडवांस बहुत पूछता है, ठीक है। बाकी आप जेई मेंस के मैं आपको काफी सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा, उतनों से आपके सारे सवाल हो जाएंगे, एक दो एडिशनल और चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड ऑल, नहीं तो सारे हो जाएंगे। अब एडवांस की बात हम लोग करेंगे। देखो 3 टर्म्स आपको याद रखने, एक है रेजिस्टेंस, ये आपने क्लास 10th में सुना है, एक होता है कैपेसिटेंस, और एक होएगा आपका इंडक्टेंस। ये 10th क्लास में आपने सुन लिया, इसको आर से डिनोट करते हैं, कैपेसिटेंस एक सी से है और इंडक्टेंस एक एल से है। मैं यहां पर कह सकता हूं कि मत पढ़ो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मेहनत करना सीखें। आज मैं जब अपने घर से यहां पर आ रहा था तो मैं एक चीज सोच रहा था कि यार गुरु द्रोण ने जब अर्जुन, देखो बात ये होती है कि गुरु द्रोण ने जो नॉलेज दी हर अपने शिष्य को, सारे लोग अर्जुन नहीं बन पाए, ठीक है, सारे कौरवों को भी तो वही इंफॉर्मेशन दी, लेकिन सारे लोग अर्जुन नहीं बन पाए। क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि एक नॉलेज को ग्रहण करने वाला भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है उस नॉलेज के लिए, सिर्फ देने वाले से सब कुछ नहीं होता। तो आप, और अगर आपने अगर थोड़ा बहुत भी महाभारत देखी हो या सुनी हो या पढ़ी हो तो आपने देखा होगा कि अर्जुन जो इंफॉर्मेशन मिलता था उसके लिए हमेशा एक तो ग्रेटफुल रहता था, कभी वो घमंड नहीं करता था अच्छा मैंने आज सीख लिया मैं अब और उल्टा तंग करूंगा, नहीं, वो हमेशा नॉलेज के लिए ग्रेटफुल रहता था। और दूसरी बात, हमेशा प्रयास करता था। फिर मेरे ये दिमाग में आया कि शिव जी से जब वो धनुष लेने के लिए अर्जुन आखिरी मोड़ पर गया तो वहां पर उसको तपस्या करनी पड़ी। इवन शिव जी को तो ये बात पता थी कि यार अर्जुन एक अच्छे कार्य के लिए ही जा रहा है, समझ रहे हैं इस बात को, अर्जुन एक अच्छे कार्य के लिए ही जा रहा है, कौरवों का वध ही होगा, लेकिन शिव जी ने अपना धनुष ऐसे नहीं दिया, कई दिनों तक तपस्या करनी पड़ी। तो आप इस चीज को अगर एक रिलीजियस फैक्टर अगर आप हटा दें तो आप वहां से ये चीज जरूर सीख सकते हैं कि अगर आपको कोई चीज अच्छी पानी है तो उसके लिए तपस्या आपको करनी पड़ती है। भगवान भी आपको तभी देगा वो चीज, भले ही वो आपके हित की बात हो, लेकिन वो तब भी देगा जब आप उस पर मेहनत करके उसको प्रूव करते हैं। समझ रहे हो? अर्जुन हर चीज में आगे था, फिर भी भगवान ने डायरेक्टली उसको जाके नहीं दिया कि भैया ये लो धनुष, ठीक है, गांडीव धनुष था, ये डायरेक्टली नहीं दिया, तपस्या करनी पड़ी। याद करो कि भीम जो थे वो हनुमान जी से शिक्षा लेने के लिए गए थे, आखिरी मोड़ पर तपस्या करी थी उन्होंने भी, सभी लोगों ने इंडिविजुअल तपस्या करी थी जब कृष्ण जी ने बोला था। तो कहने का मतलब यह है कि जब आपके पास नॉलेज आती है तो आप नॉलेज डायरेक्टली ऐसे नहीं है कि आपके पास फ्री में आ जाएगी और आप खुश हो जाओगे, आपको उस नॉलेज के लिए कई बार तपस्या करनी पड़ती है, तब जाके वो चीज मिलती है। और आजकल की हमारी जनरेशन ऐसी है कि वो तपस्या या फिर उस स्ट्रगल मोड पे जाना ही नहीं चाहती, उनको चाहिए कि मेरे को बेस्ट दे दो बस। नहीं मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। दिस इज द रूल ऑफ दिस नेचर। आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, और ये स्ट्रगल वाला पार्ट अगर किसी को है कि भाई मेरे को तो करना ही नहीं है, तो फिर मान के चलिए आप एक मीडियोकर लाइफ जीने वाले हैं। अगर आप स्ट्रगल करने के लिए अभी से तैयार है तभी आप आगे बढ़ेंगे। क्लियर?
तो इस चीज को आपको यहां पर ध्यान से चीजों को समझना है कि नॉलेज आपके पास तभी आएगी जब आपके अंदर एक एक्सेप्टेंस होगी। कई बच्चे कर्ण का नाम लिख रहे हैं, तो कर्ण ने भी जब नॉलेज अटेन करी परशुराम जी से, तो उनके लिए भी एक्सेप्टेंस था कि भाई ये मेरे गुरु हैं, जो ये मेरे को बोलेंगे वो मेरे को सीखना है। तो वो जो एक्सेप्टेंस वाला पार्ट है आप समझ नहीं रहे हैं। एक स्टूडेंट की लाइफ में नॉलेज के लिए सबसे पहला काम होता है एक्सेप्टेंस, कि मेरे को नॉलेज चाहिए। आपको उस पर घमंड नहीं, आपको उस पर ग्रेटफुल होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो टर्म्स हैं आप इनको समझने की कोशिश करिए कि ये आपको किस लिए बताए जा रहे हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस वर्ड आप लोगों ने क्लास 10th में सुना। एक वर्ड आएगा कैपेसिटेंस, एक वर्ड आएगा इंडक्टेंस। अभी होता क्या है, हटाओ साइड में, इनके डायमेंशंस कैसे याद करनी है, तो मैंने आपको कुछ ट्रिक्स दी। ठीक है, आरसी रेजिस्टेंस इनटू कैपेसिटेंस, इसका जो डायमेंशन होता है ना बेटा, वो टाइम ही होता है। ये टाइम ही होता है आपका। जैसे रेजिस्टेंस का निकालना है तो पावर का फॉर्मूला, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। आप सभी लोगों को एक फॉर्मूला 10th क्लास में पढ़ाया गया था, है ना। पावर का डायमेंशन अभी आप सभी लोगों ने निकाला है, सारे बच्चे जरा देखना। पावर था वर्क अपॉन टाइम, तो ये आया था mL2t-3 a स्क्वायर आर। कोई आपसे रेजिस्टेंस का डायमेंशन पूछ ले बेटा तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकता था। पावर की डायमेंशन पता है, करंट का पता है, रेजिस्टेंस की डायमेंशन आपकी आएगी mL2t-3 a-2। क्या आप सारे बच्चे इस पे थम्स अप कर सकते हैं, हाँ या ना? बेटा आप इस पे आ जाइए। मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा था कि आपके अंदर एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। ठीक है, क्या आप रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कैसे, सर रेजिस्टेंस का डायमेंशन कैसे निकालेंगे? सर V इक्वल टू आई आर से निकाल लो, निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वोल्टेज के लिए आपको अलग से देखना पड़ेगा, लेकिन अभी आपको पावर पता है, आई स्क्वायर पता है, करंट पता है, तो पावर का डायमेंशन, करंट का, रेजिस्टेंस आ गया। अब कोई पूछे कि भाई कैपेसिटेंस का भी बता दो, तो भाई दिमाग में आना चाहिए कैपेसिटेंस के लिए रेजिस्टेंस इंटू कैपेसिटेंस टाइम होता है। तो मैंने कहा ठीक है, कैपेसिटेंस अगर मेरे को निकालना है तो टाइम डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कर दूंगा। अब ये एडवांस के थोड़ी सी चीजें हैं, ध्यान समझना। याद कैसे करना है, आरसी टाइम ही होता है, रेजिस्टेंस इंटू कैपेसिटेंस टाइम होता है। तो कोई कैपेसिटेंस पूछे तो ये आपका टाइम डिवाइडेड बाय, ये आएगा बेटा mL2t-3 a-2। तो क्या डायमेंशन बनेगा बेटा आपका m-1, ये ऊपर जाएगा l-2, ये ऊपर जाएगा t की पावर 4 a की पावर 2। ये कैपेसिटेंस की डायमेंशन आई। कैसे याद करना है, आरसी, गाड़ी की आरसी होती है ना, वो आरसी टाइम है, सीधे बोल देना आरसी इज टाइम। तो रेजिस्टेंस तो मैं अपनी 10वीं क्लास के फॉर्मूले से निकाल लूंगा, और कैपेसिटेंस मेरे को पता अगर चाहिए तो टाइम डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कर लूंगा, हो जाएगा। कोई बोले कि इंडक्टेंस का बताओ, इस फॉर्मूले को हटा दो। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप हटा दो, इसको देखो। कोई बोले इंडक्टेंस का बताओ, तो याद रखना, ठीक है, इंडक्टेंस बाय रेजिस्टेंस भी टाइम होता है। तो कोई बोले इंडक्टेंस का निकालना है तो याद रखो L/R और आरसी से आप कैपेसिटेंस निकाल लेंगे, L/R से टाइम, तो ये आ जाएगा आपका टाइम इंटू रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस से टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, mL2t-2 a-2। सारे बच्चे इसको लिखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एडवांस। हाँ, डब्बा बना देता हूं, ठीक है, डब्बा आप यहां पे बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जिनको रिपीट करना है रिपीट कर रहा हूं। 3 टर्म्स है, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस। एडवांस के कई क्वेश्चन में ये यूज होता है। तो रेजिस्टेंस का डायमेंशन कोई पूछे तो 10वीं क्लास में आपने पढ़ा है पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर। पावर होता था वर्क अपॉन टाइम, तो वहां से आप निकालेंगे, करंट पता है, रेजिस्टेंस आ गया। रेजिस्टेंस से ही आप कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस आसानी से निकाल सकते हैं। आरसी, ये सी कैपेसिटेंस है, आरसी टाइम होता है, तो सी निकालना है तो टाइम बाय रेजिस्टेंस कर दूंगा, और L/R भी टाइम होता है, तो इंडक्टेंस R इंटू टाइम हो जाएगा। क्लियर सारे बच्चे? सर क्या याद करना है, ये आपको लर्न करना है, लर्न। ये तो आप डिराइव कर लेंगे, निकालना कहां से आपको ये पता होना चाहिए। क्लियर? सर ए स्क्वायर कहां से आ रहा है? अरे भाई
ये a की पावर -2, ये रेजिस्टेंस है, ऊपर जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा, t की पावर 4 हो जाएगा, l की पावर -2 हो जाएगा, m की पावर -1 हो जाएगा। कैसी बात कर रहे हो? और रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है टाइम को, तो ml2 t की पावर -2, कैसी मैच कर रहे हो यार? a की पावर -2 कैसे आया भाई साहब? यह आएगा ml2t-3 अपॉन a स्क्वायर। जब ये ऊपर जाएगा ना, चच्चक कलम चला ले, जुबान बहुत तेज चलेगी तेरी, नहीं तो। तुम कैसे मैथ्स पढ़ रहे हो? हाँ हाँ सर, ये बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट। बताऊं क्या होता है? 5-6 डायमेंशन बताऊंगा, याद कर लेना, ये होता है फास्ट। ठीक है? फास्ट नहीं, ये स्ट्रगल है जो आपको फास्ट लग रहा है। 3 दिन का मेरे को टाइम दे दो बस, 3 दिन का, और आपको मैं जो होमवर्क दे रहा हूं वो 3 दिन कर लो, फिर आप बता देना कि कितना इजी था ये। आप पहली बार पढ़ रहे हो ना, 10वीं से आए हो, आपको 4 फॉर्मूले सिखाए गए थे, पहला चैप्टर ही हमारे पास इतनी सारी चीजें डिमांड कर रहा है आपसे, तो आपको दर्द हो रहा है। क्लियर? सर रेजिस्टेंस का डिराइव कर दीजिए दोबारा। 10वीं क्लास में आपने पढ़ा है पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। पावर का जो फॉर्मूला है आई स्क्वायर इंटू आर। पावर का पीछे अभी वो देख लीजिए, वर्क अपॉन टाइम से निकालते हैं बेटा। ठीक है? तो ये आपको मिलेगा ml2t-3 a स्क्वायर इंटू आर। इस a स्क्वायर को इधर ले जाइए, सॉल्व करिए, आ जाएगा। क्लियर? हाँ या ना? यस? क्लियर? यस? कहां पे t-2? क्या दिक्कत है? हाँ, अरे कौन सा गलत है? हाँ, कौन सा गलत है? जिनको हार्ड लग रहा है आप जा सकते हैं भाई। देखो मैं एक चीज और लिख देता हूं, प्रॉमिस आपसे करवाया था, लेकिन जिनको हार्ड लगे 1 2 कौन से वाले याद कर लो। देखो अब आपके लिए, मैं आपके लिए कर देता हूं आसान, सारे लोग जहां तक कराते मैं वहीं तक बता देता हूं। 1 to 9 लर्न कर लो बस। जिनको ये हार्ड लगे बेटा, 1 से 9 तक जितनी आपको बताई है उसी में मैंने आपको कोशिश करी है 50-60 याद कराने के लिए, उससे आप कर लो। अब जिनको हार्ड क्वेश्चंस करने हैं, अब आप इजी तरीके से देखो भाई, पहली मैं बता रहा हूं, आप इजी तरीके से टफ चीजें तो नहीं कर पाओगे, तो अगर आपको इजी वाले ही क्वेश्चन कर रहे हैं तो 1 to 9 आप कर लो। अब क्लास छोड़ सकते हो, इसके बाद के 15-20 मिनट उन बच्चों को देने दो जो टफ चीजों के सवाल लगाना चाहते हो। जब टफ चीजों के सवाल लगाना चाहोगे तो टफ चीजों की डिमांड होगी। क्लियर? तो इंडक्टेंस की अगर हम लोग बात करें तो रेजिस्टेंस इंटू टाइम करना है, तो रेजिस्टेंस ये था भाई हमारे पास ml2t-3 इंटू टाइम करोगे तो माइनस वही तो होगा। क्या दिक्कत है यार? पिछले साल वाले अर्जुना ही थे, मतलब इससे पिछले वाले अर्जुना सही थे। ml2t-3 a-2 इंटू टाइम। ठीक है? जब बेस सेम होता है बेटा तो पावर ऐड हो जाती है। ml2t-2 a-2। क्लियर? यस? 3 दिन बस रिवाइज करना, उसके बाद आपको लोड नहीं रहेगा। क्लियर? आ जाओ भाई अगला। अब तो मुझे हाँ टेंशन हो रही है कि तुम्हें कैसे कराऊं, क्योंकि आप लोग तो करना ही नहीं चाह रहे हो। चलो कुछ दिन की गाली खानी सही है। इसको अगली क्लास में बताऊंगा। ठीक है? आओ चलो अब इसकी बात करेंगे। आ जाओ। अब इसकी बात करेंगे। करंट की कुछ डायमेंशंस याद करनी है, और जो आप एंगुलर वेलोसिटी और ये सब बात कर रहे थे उसके बारे में कुछ बात करनी। आ जाओ। ठीक है? अगला पॉइंट, सारे बच्चे हम लोग कहां तक पहुंच गए थे चच्चा?
10 तक पहुंच गए थे, 11वां पॉइंट इसको लिख दो, 11th। ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अगली क्लास में कुछ चीजें अगली क्लास में कर लेंगे। ठीक है, अभी भी इंपॉर्टेंट वाली बता रहा हूं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जरा ध्यान से सुनना। करंट रिलेटेड डायमेंशंस, आपके स्कूल में 10वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा। करंट की कोई डायमेंशन पूछे क्या होगा, सोच के बताना, करंट की डायमेंशन। हाँ, लेट्स डू। हाँ, अरे करवा दूंगा भाई, देखो किसी अच्छे बच्चे का नुकसान नहीं होगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, खराब का हो सकता है लेकिन अच्छे का नुकसान नहीं होगा। जो चीज मैंने अभी हटाई है वो अगली क्लास में मैं बताऊंगा, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत सारे टर्म्स ना रहे, कुछ रिलेटेड चीजें अगर हम लोग बात करें। चलो चलो, वो मेरे पे छोड़ दो बेटा। करंट की डायमेंशन, वेरी गुड, फंडामेंटल क्वांटिटी है भैया ए। क्लियर, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो करंट की कोई पूछ ले, याद करिए वोल्टेज आप सभी लोगों ने पढ़ा था। अब एनसीईआरटी इतना तो पढ़ के अगर आए हो तो अच्छी बात है, नहीं भी पढ़ा हो, पहले चार्ज की बात कर लेते हैं। चार्ज, अगर आपको कोई बोले चार्ज की बात करनी है तो ये होता था करंट इंटू टाइम। सर ये लिखना है, बिल्कुल लिखिए। तो करंट इंटू टाइम से आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा ए इंटू टी, सीधी सी बात। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे पास पोटेंशियल या वोल्टेज का फॉर्मूला बताइए, अगर आपको याद आ रहा हो, इसी को कहते हैं पोटेंशियल। आपकी 10वीं क्लास में, हाँ 10वीं क्लास के उसमें था वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। पोटेंशियल या वोल्टेज का कभी भी आ जाए, कितना वर्क डन हुआ पर यूनिट चार्ज, W/Q एनसीईआरटी में फॉर्मूला दे रखा है। तो बस वर्क का डायमेंशन तो मैंने कहा था डायरेक्टली याद कर लो बेटा, तो ये आएगा mL2T-2 डिवाइडेड बाय चार्ज इज AT। तो ये डायमेंशन आएगा mL2A-1T⁻⁻3। तो पोटेंशियल का डायमेंशन आ गया। यस और नो, यस और नो, पोटेंशियल का डायमेंशन आ गया। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट कोई पूछे तो ग्रेडियंट में क्या करते थे, सोच के बताइए। हाँ बताइए बताइए सारे बच्चे, जरा मेरे को बताना, पोटेंशियल ग्रेडियंट सर V=IR से निकालना चाहें बिल्कुल निकाल सकते हो, लेकिन कई बच्चों को रेजिस्टेंस याद नहीं होगा। फिर तो ये तो सिंपल है, वर्क का पता है, चार्ज का पता है, यहां से निकाल लो। कोई बोले सर मैं ओम्स लॉ से निकालूंगा V=IR, रेजिस्टेंस का याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं उधर से नहीं ले गया। वेरी गुड। अब कोई बोले पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसी को लेंथ से डिवाइड कर देना, आ जाएगा वहां पर, खत्म। ग्रेडियंट वर्ड से लेंथ डिवाइड, पोटेंशियल से वर्क डन पर यूनिट चार्ज, बस थोड़ा सा कुछ दिन का स्ट्रगल है भाई। पोटेंशियल आ गया हमारे पास, रेजिस्टेंस आप सभी लोगों को मैंने निकलवा ही दिया है। ठीक है, रेजिस्टेंस की अगर आप बात करें तो पोटेंशियल बाय करंट भी कह सकते हैं, V=IR ओम्स लॉ। जैसे आप करंट से डिवाइड करोगे तो ये आएगा mL2A-2T-3। ये करंट से रिलेटेड आ गई हमारी, वेरी गुड। आप पोटेंशियल ओम्स लॉ V=IR, तो वोल्टेज बाय करंट आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, इसको करंट से डिवाइड करेंगे, एक और A⁻⁻2 आ जाएगा, खत्म। ये भी कर सकते थे, क्लियर, वेरी गुड। सर्कुलर मोशन में कुछ चीजें हैं समझना, एंगल, सारे बच्चे मेरे को बताना, जब भी कोई पार्टिकल सर्कल में चलेगा तो कुछ एंगल रोटेट होगा। एक पार्टिकल, जैसे मान लो सन के अराउंड अर्थ घूमती है तो अर्थ एक एंगल में रोटेट करती है। अब मैं आप सभी लोगों से पूछूंगा, एंगल का फॉर्मूला हम सभी लोगों ने बात किया था, तो एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? बिल्कुल आराम आराम से पढ़ा रहा था मैं, एंगल का फॉर्मूला क्या होता है बताइए भाई। एंगल का फॉर्मूला, जो बच्चे कह रहे हैं ना कल कराना बेटा, आप उस मेहनत से भागना चाह रहे हैं जिससे सिलेक्शन होता है। अगर आपको किसी ने यह बात बोल दी थी कि सिलेक्शन आसान है तो वो आपको बेवकूफ बना गया है। ठीक है, एंगल वॉज आर्क लेंथ बाय रेडियस, आर्क लेंथ बाय रेडियस। तो अगर आप एंगल की डायमेंशन की बात करेंगे तो ये डायमेंशनलेस आएगा बेटा, एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता,
लेकिन यूनिट होती है रेडियस, इसको भी हम लोग बाद में लिखेंगे, लेकिन अभी के लिए एंगल का कोई डायमेंशन नहीं है। अब होता है एक एंगुलर वेलोसिटी, क्यों मैंने अलग करा जरा ये समझना। एंगुलर वेलोसिटी होता है कितना एंगल चला, कितने टाइम में चला। जैसे नॉर्मल वेलोसिटी क्या होता है, कितना चला डिवाइडेड बाय टाइम, उसका डायमेंशन आता था LT-1। लेकिन कोई बोले एंगुलर वेलोसिटी का बता दो, तो एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन आएगा T⁻⁻1, क्योंकि एंगल का कोई डायमेंशन नहीं है। इसीलिए मैंने ये वाला वेलोसिटी वहां नहीं लिखा था, क्योंकि वहां सारे LT-1 थे। अगर कहीं पर एंगुलर वेलोसिटी आ जाए, कितना एंगल चला, कितने टाइम में चला, तो एंगल का डायमेंशन m0 l0 t0 डिवाइडेड बाय t, तो T-1। इसीलिए मैंने ये वाला वेलोसिटी वहां नहीं लिखा था। नेक्स्ट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। कहीं पर आपको एंगुलर वर्ड के साथ मिले तो कान खड़े हो जाने चाहिए। एंगुलर एक्सेलरेशन होगा हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये कितना आएगा बेटा, T⁻⁻2। क्लियर? सारे बच्चे इसको लिखिए एंड टेक योर टाइम। सर एंगल में रेडियस भी तो है, अरे रेडियस भी तो लेंथी होता है चच्चा। आर्क लेंथ वो भी तो लेंथी हुआ, उसका भी डायमेंशन L, इसका भी डायमेंशन L, तो ये डायमेंशन लेस होगा। क्लियर? यार आप लोगों में से कई लोग भगोड़े होंगे जो ये स्ट्रेस देख के भाग जाएंगे, तो मैं चाहता हूं कि आप निकल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके बाद मैं आपके हिसाब से नहीं पढ़ाने वाला, मैं सिर्फ सिलेक्शन के हिसाब से पढ़ाने वाला हूं। अगर आपको खुश करना होता तो मैं सीधे कहता भैया ये रही 5 चीजें, ठीक है, इनको भी तेरे को याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि तेरे को वर्क का फॉर्मूला कहां पता है। तू सोचे नहीं सर आप रटवा रहे हो, तो भाई वर्क तो तेरे को पता नहीं, प्रेशर भी तेरे को नहीं पता, आज रटना तो तेरे को वहां पर भी पड़ता। लेकिन अगर तेरे को यह है कि नहीं सर मेरे को आसान से करा दो, तो पहले कह रहा हूं सिलेक्शन नहीं होगा फिर वहां से। आसान तरीके के आसान क्वेश्चन होते हैं, करके चले जाना, पूरी दुनिया करके आती है, परसेंटाइल 50 भी नहीं पहुंचती उनकी। आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा मेरे साथ, और मैं यहां पर आपको अकेला नहीं छोड़ रहा हूं, मैं इसमें आपके साथ हूं। बस इस चीज को मानिए कि कुछ देर का स्ट्रगल है। जब क्वेश्चन पर आओगे ना, मैंने पहले ही बोल दिया था 1-2 दिन का रुकना, फिर आपको रूप दिखना स्टार्ट होगा, लेकिन उससे पहले ही आप भागना चाह रहे हो। यस? तो क्या आप सभी लोगों को यह बात समझ आई? वेलोसिटी अगर आपसे कोई पूछे LT-1, सारी वेलोसिटी LT-1। कोई बोले एंगुलर वेलोसिटी, तो ये एंगल अपॉन टाइम था, तो ये T-1। कोई बोले एक्सेलरेशन LT-2, लेकिन कोई बोले एंगुलर एक्सेलरेशन, सिर्फ L, वहां पर L वाला वर्ड नहीं होगा, T-2। क्लियर? यस? हाँ सर रजिस्टिविटी एरो इतना मैंने क्या कहा, इसके अलावा देखो वही चीज मैंने आपसे प्रॉमिस करवाया था, क्योंकि मेरे को पता है ये सारी चीजें आती है। बाकी और क्वांटिटीज का लोड नहीं लेना, वो नहीं पूछी जाती इतनी, जो पूछी जाती हैं ये सारे PYQs को एनालाइज करके मैं आपको सारी बता रहा हूं। ठीक है? क्लियर? अब इंपॉर्टेंट डायमेंशंस एडवांस। आपके पास अगर कोई PYQ की किताब है ना, उनमें आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इन डायमेंशंस को आप देखोगे हर साल कहीं ना कहीं घुमा फिरा के पूछ ही रहा है, घुमा फिरा के पूछ ही रहा है। ठीक है? तो जो अब एडवांस, ये आखिरी के 5-10 मिनट जो बच्चा सिर्फ एडवांस के लिए भी तैयार कर रहा है वो रुके, बाकी आप जा सकते हैं। क्लियर? क्योंकि कल की क्लास में भी कुछ डिस्कस करने पड़ेंगे भारी वाले, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, लॉगरिथमिक्स एंड देन क्वेश्चंस। ठीक है? एडवांस के लिए अगर मैं बात करूं, ठीक है? क्लियर? आइए, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब यहां पर मैं कुछ कुछ चीजें आपको बताऊंगा। दुनिया में कोई भी 2 पार्टिकल्स, अगर एक पार्टिकल का मास है m1 और एक पार्टिकल का मास है m2, अगर ये r डिस्टेंस दूर है, तो न्यूटन्स का ग्रेविटेशन लॉ क्या कहता है? कोई भी 2 पार्टिकल्स, ठीक है, कोई भी 2 पार्टिकल्स एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, तो ये फोर्स एक दूसरे पर हमेशा लगाते हैं, इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो फोर्स होता है, दिस फॉर्मूला इज G
m1 m2 डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। ध्यान से सुनना आप, g m1 m2 बाय r का स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आईआईटी बहुत बार पूछा है इसको, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सर इसकी डायमेंशन कैसे निकालेंगे? तो भाई अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है, मैं चैट रोक रहा हूं बेटा, सारे बच्चे जरा यहां पर ध्यान सुनना। सर टी की पावर -2 कैसे आया? क्योंकि बेटा आपके पास मैथ्स नहीं है, मेरे पास मैथ्स थी। भाई आर्क लेंथ भी लेंथ होगा, रेडियस भी लेंथ होगा, तो लेंथ बाय लेंथ कट गया, m की पावर 0, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। ये भी आपको बताना पड़े तो शर्मनाक बात है, एनीथिंग टू पावर 0, अगर आप किसी की भी पावर 0 कर रहे हो तो वो 1 हो जाता है। तो आपका L बाय L एक्चुअली में 1 आना चाहिए। इसको लिखा कैसे जाता है? m की पावर 0, L की पावर 0, T की पावर 0। ना ही ये मास पर डिपेंड करेगा, ना ही लेंथ पर, ना ही टाइम पर। क्लियर? ये लेंथ और लेंथ कट गए। अब एंगुलर वेलोसिटी, कितना एंगल चला, कितने टाइम में चला, तो एंगल डिवाइडेड बाय टाइम। एक स्टेप और बढ़ा देते हैं आप, क्योंकि आप खुद से नहीं करना चाहेंगे बेटा, तो ये आएगा m0 L0 T0 डिवाइडेड बाय T, तो ये आ जाएगा T की पावर -1। काश आपने भी अगर कलम चलाई होती तो शायद आपको भी यहां तक पहुंचता और आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आता। एंगुलर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर कोई बोले एंगुलर एक्सेलरेशन, तो एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। एक स्टेप और बढ़ा देता हूं, ठीक है, इससे शायद आपको अच्छा लगे। तो दिस इज t-1 डिवाइडेड बाय t, ये ऊपर जाएगा t की पावर -2, खत्म। क्लियर? ये आया। अब मैं आपको यहां पर बता रहा था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अगर आपसे कोई पूछे तो आप ये वाले जी की बात करते हैं, तो जी कैसे निकालेंगे बेटा? आप कहेंगे फोर्स इंटू आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2। कोई इसका डायमेंशन निकालने के लिए तो फोर्स का फॉर्मूला ये याद रखना पड़ेगा। सर हमने तो पढ़ा नहीं, तो ये आपकी गलती है, 9वीं क्लास में पढ़ाया जाता है ये, ठीक है, फॉर्मूला तो एटलीस्ट बताया जाता है। जी m1 m2, कोई भी दो पार्टिकल जिनके पास मास है हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जी m1 m2 दोनों मासेस का प्रोडक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, अब बात आई सर डायमेंशन कैसे निकाले? फोर्स का डायमेंशन मैंने कहा था, याद कर लो, MLT-2 इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय m स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? m की पावर -1, l की पावर 3, t की पावर -2। दिस इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये याद नहीं रखना है, ये याद रखना है कि किस तरीके से आप निकालोगे। ये तो आपको एग्जाम में बार बार करना पड़ सकता है। सारे बच्चे जरा बताइए, क्या आपने ये चीज लिख ली है, हाँ या ना? सारे बच्चे क्लियर? m की पावर -1, l की पावर 3, t की पावर -2। क्लियर? क्लियर? यस, यस, वेरी गुड। और आपको अगर लग रहा हो ना ये दर्द आपको हो रहा है, तो ये मानना ये दर्द सभी को होता है, हर साल होता है, ये आप कोई नए नहीं हो। जो इस दर्द से, मैंने क्या बोला था, ये 2-3 दिन का दर्द से जो निकलेगा ना वो शक्तिशाली निकलेगा। अगर आपने यहां गिव अप कर दिया ना, आपको हमेशा पन्ना पलट करके डायमेंशन देखनी पड़ेंगी और वो वीक हो जाएगा फिर। ठीक है, क्लियर? वेरी गुड। इसके बाद सेकंड आपको याद रखना है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इसको हम डिनोट करते हैं न्यू। दिस इज 1/a टाइम पीरियड। ये भी 9वीं क्लास में था। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन आप लिखे सारे t-1। सारे बच्चे सेकंड, पहला आपको अपनी कॉपी में क्या लिखना है? वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सेकंड आपका था फ्रीक्वेंसी। चलिए लिखिए। अब एक बच्चा कह रहा है कि सर ये कैसे हो गया? यार आप लोगों की मैथ्स कैसी है भाई? तरुण सर आपको कैसे पढ़ा पाएंगे? ये जब ऊपर जाएगा 1 - 2 होगा, बेस सेम है बेटा, पावर ऐड हो जाएंगी,
आई डोंट नो आप आईआईटी क्यों करना चाह रहे हैं। अगर आपको ये दिक्कत है तो मेरी साइड से गलती होगी, लेकिन मेरे को सच बोलना बहुत जरूरी है कि अगर आपको ये चीज बार बार रिपीट करने के बाद भी मेरे को बतानी पड़ रही है तो आप आईआईटी का रास्ते में भाई साहब पिस जाओगे। हर साल वो बच्चे होते हैं जो कहते हैं सर मेरे को तो करनी ही नहीं थी, मैं तो बस भीड़ देख के चला गया, आप उनमें से बन जाओगे। ये चीज आपके पहले से क्लियर होनी चाहिए और बताने के बाद तो हो ही जाने चाहिए। ठीक है, आप कलम नहीं चला रहे बेटा, आप सिर्फ चैटिंग कर रहे हैं। ये आ गया क्लियर। अभी इसके बारे में बात करेंगे। सेकंड है फ्रीक्वेंसी, दैट इज 1 टाइम। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी होता है 1 टाइम, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, कितनी बार ऑसिलेशन हुआ 1 सेकेंड में, तो 1 टाइम से आप निकालते हैं। ठीक है, अब कुछ टर्म्स जो आपने सुने हो पहले उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब नहीं सुने होंगे क्योंकि अब ये एडवांस में पूछे जाते हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट, जरा ध्यान से सुनना। कुछ नाम अब आएंगे, इसको आप स्मॉल h से देखेंगे एडवांस के सवालों में। फॉर्मूला होता है एनर्जी इज इक्वल टू h इंटू न्यू। ये अभी आपको ना जब अभी निखिल सर आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं ना, अभी आपकी केमिस्ट्री में भी ये फॉर्मूला आएगा इक्वल टू h न्यू, तब आपको याद हो जाएगा प्लैंक्स कांस्टेंट क्या है। ठीक है, जिनको नहीं पता है कोई नहीं, बस ये फॉर्मूला याद करने की कोशिश करनी पड़ेगी। h इंटू न्यू, एनर्जी का डायमेंशन आपको पता है बेटा mL2T-2, प्लैंक्स कांस्टेंट मेरे को चाहिए और फ्रीक्वेंसी 1/टाइम। इसको इधर ले जाइए, mL2T-1 इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट। तो प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन आईआईटी एडवांस कई बार पूछ चुका है, तो आपको फॉर्मूला कौन सा याद रखना है, ये वाला याद रखना है। क्लियर, क्लियर। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है 6.6 इंटू 10⁻⁻34, वेरी गुड, इक्वल टू h न्यू। यही आपका h प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, सीधा सा फॉर्मूला इक्वल टू h न्यू। अभी केमिस्ट्री में आ जाएगा, विद इन 4-5 लेक्चर्स आपको ये वर्ड भी आ जाएगा और हम लोग भी आगे इसको पढ़ेंगे। क्लियर, क्लियर मेरे एंटरप्रेन्टर, यस। तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। अब आपका होमवर्क क्या है, ठीक है, अब आपका जरा ये समझना होमवर्क क्या है। और मैं आज चाहता हूं कि आप इतनी शिद्दत से रिवाइज करके आए जितने अंदर आपकी कैपेसिटी है, जितनी आपकी कैपेसिटी है उतनी शिद्दत। आज की क्लास में यही होगा, बाकी क्वांटिटीज कल करेंगे और कल क्वेश्चंस भी स्टार्ट होंगे। अब देखो मैं आज आपका होमवर्क क्या दे रहा हूं, सॉल्व द वर्कबुक 1 विच इज बीइंग प्रोवाइडेड एटलीस्ट 3 टाइम्स बिफोर एंटरिंग नेक्स्ट क्लास। ठीक है, कम से कम 3 बार कोशिश करके आए। अब सर वर्कबुक क्या है, यह आपको अपने ऐप में ही मिल जाएगा अटैचमेंट में। ये कुछ मैंने ऐसे बना के दे रखा है, ये तो स्क्रीनशॉट लगा रखा है जिससे आपको पता लग जाए। 180 डिग्री इक्वल टू डैश रेडियंस का रखा है। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी एक रफ शीट लेनी है। सारे बच्चे सीरियसली सुनना, रफ शीट लोगे, 1 लिखोगे पहला, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियंस। जिनके घर पे प्रिंटर है प्रिंटर से कर लीजिएगा, अदरवाइज देख के पाई रेडियंस। 1 डिग्री इक्वल टू हाउ मेनी रेडियंस, तो हमारे पास आ जाएगा पाई बाय 180 रेडियंस। सेकंड का आंसर ये। थर्ड, 1 रेडियन इक्वल टू हाउ मेनी डिग्रीज, भरते चले जाएंगे। थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस, ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। यूनिट ऑफ एंगल रेडियंस। सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 कौन सी है, मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट। यूनिट्स क्या है, डायमेंशन क्या है। अब इनकी डायमेंशंस आपको लिखनी है, वेलोसिटी की, एक्सेलरेशन की, फोर्स की, वर्क की, मोमेंटम की, इंपल्स, पावर, प्रेशर, डेंसिटी। ये आपको 3-4 बार भरना है और इस तरीके को एक बार आप कर लीजिए। कल की क्लास हमारी इस वीक की लास्ट होगी, सैटरडे संडे मैं फिर से आपको कहूंगा ये भर के आना 2-3 बार, और मंडे को आप कहोगे सर थैंक यू, ये मैं आपके मुंह से निकलवा दूंगा। बट आपको मेरे को ये हफ्ता देना पड़ेगा, उसके बाद फिर लॉजिकल चीजें स्टार्ट हो जाएंगी, उसके बाद फिर रटने की चीजें नहीं है, उसके बाद सारी चीजें लॉजिकल आ जाएंगी। ठीक है, ये कल की क्लास तक मैं आपका बस पेशेंस डिमांड कर रहा हूं, कल की क्लास के बाद। उसके बाद देखना आप कहोगे सर ये तो अलग ही लेवल, हम 10वीं 9वीं में क्या बात कर रहे थे और अब क्या कितनी गहराइयों में बात कर रहे हैं, ये लेवल ही अलग हो गया है। तो ये तरीका ही यही है। कल हम लोग इसमें से कुछ क्वांटिटीज अभी रह जाएंगी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन कुछ रह जाएंगी, इसको मैं और बता दूंगा कल। फिर आपको क्या करना है,
अपना चुपचाप सैटरडे संडे को उसको 2-3 बार लगा लीजिए और फिर जरा आके मंडे को मेरे को थैंक यू बोल के जाना। मैं बोल रहा हूं मैं निकलवा लूंगा थैंक यू, ठीक है? क्योंकि इस रास्ते के अलावा एक अच्छे लेवल की तैयारी करने का कोई और चारा नहीं है। कोई मैं बोल दूं कि मैं तुम्हारे सारे टफ क्वेश्चन लगवा दूंगा और क्वेश्चन के बाद मैं कह रहा हूं अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन चाहिए, मैं दे देता हूं, मैग्नेटिक फील्ड की चाहिए, मैं दे देता हूं, अब क्वेश्चन लगा, तो तुमने क्या किया? याद करने वाला पार्ट भी मैं ही अगर तेरे को बताऊंगा तो तुमने क्या किया? तो मैं चाहता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं आए तो तुम निकालो, मैग्नेटिक फील्ड कहीं आए तो तुम निकालो, प्लैंक्स कांस्टेंट कहीं आए तो तुम कैलकुलेट आउट करो। ये स्ट्रगल मैं चाहता हूं कि मेरा स्टूडेंट देखे, क्योंकि इस स्ट्रगल से आप सिर्फ स्ट्रांग होंगे। आपको ये दर्द देगा लेकिन कभी वीक नहीं बनाएगा। ऐसा कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप स्ट्रगल कर रहे हो और पढ़ाई में आपको बहुत मेहनत लग रही है और उसके बाद पढ़ने के बाद आप कह रहे हो यार बिल्कुल बेकार हो गया। ऐसा कभी नहीं होगा। यू विल ऑलवेज लर्न थिंग, ये इसकी बेनिफिट है, ठीक है? क्लियर? तो ये आपको अटैचमेंट्स में मिल जाएगा। तो आज आपका होमवर्क क्या रहेगा बेटा? सॉल्व द वर्कबुक 1 एटलीस्ट 3 टाइम्स। डीपीपी 3 आपको सॉल्व करनी है, कुछ क्वेश्चंस नहीं होंगे लेकिन 12 तक का स्कोर आपको पहुंचाना है आफ्टर रिवीजन, आफ्टर रिवाइजिंग। फिर लगाना, जबरदस्ती मत लगाना। और इस बार मैंने डीपीपी में 20 क्वेश्चंस दिए हैं, 20, तो 12 तक का टारगेट आपको पहुंचाना है। और मॉड्यूल के आपके ये सवाल हैं, ठीक है? तो आप इसको लिख के रखिएगा, अगली क्लास में हम लोग और इसमें ऐड करेंगे। क्लियर? मुझे पढ़ाने में मजा आया, मुझे पता था, देखो मुझे पता था कि ये स्ट्रगल आएगा और मैं मेंटली इसके लिए प्रिपेयर्ड था। मैं कभी गुस्सा नहीं करूंगा लेकिन मैं एग्रेसिव हो जाऊंगा जब मेरे को दिखता है कि मेरा स्टूडेंट वीक पढ़ रहा है ना, तो मेरे को और जलन होने लगती है कि तू इतना वीक कैसे हो सकता है। तेरे को अगर थोड़ी सी मेहनत करने का ऑप्शन मिल रहा है तो तो खुशी होनी चाहिए कि यार कुछ सीखने को मिलेगा यहां से। तो मेरे को ना वो गुस्सा नहीं आता, मेरे को एग्रेशन आता है, ठीक है? कि भाई कि इतनी जल्दी मैं तेरे को वीक देख नहीं सकता भाई। अभी स्टार्ट किया है, 4 क्लासेस हुई हैं और तू कह रहा है कि सर मेरे से नहीं हो पा रहा। कहां गया भाई वो जोश? जब बैच स्टार्ट हुआ था तब आप तो सारे लोग कह रहे थे कि सर जैसी भी प्रॉब्लम आएगी हम झेलेंगे, और आज चौथी क्लास के बाद आप गिव अप करने की बात मेरे सामने रख रहे हो। आई विल नॉट एक्सेप्ट इट, ठीक है? मैं आपको रास्ते दूंगा कि किस तरीके से आप स्ट्रांग बन सकते हैं, बट आई विल नेवर एक्सेप्ट योर वीकनेसेस। तो यू हैव टू कम टुमारो अगेन विद स्ट्रेंथ, विद प्रॉपर रिवीजन। क्लियर? यस, मैं आपको वीक देखना ही नहीं चाहता। आप कहो कि सर मेरे को और स्ट्रांग बनाने के तरीके बताओ, तो वो मैं बताऊंगा आपको। क्लियर? लव यू बेटा। तो टुडे वॉज अ लिटिल बिट एग्रेसिव, बट प्यार आप सभी लोगों के लिए है, ठीक है? कोशिश करना है, हम सभी लोगों के हाथ में प्रयास है, हम ट्राई कर सकते हैं, ठीक है? यस, लव यू बेटा। तो कल मिलेंगे हम लोग, ठीक है? इसी जोश के साथ, इसी इंटरेस्ट के साथ, इसी इंटेंट के साथ। तो टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।